न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार और स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। जी हाँ, डिबेट आज शनिवार है और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं क्रिएटिव ग्रुप ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिव क्रिकेट एकेडमी है, क्रिएटिव साइंस एकेडमी है, क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी है और क्रिएटिव गर्ल्स कॉलेज है। कुल मिलाकर के क्रिएटिव एजुकेशन ऑफ ग्रुप एक ऐसी संस्था है जहां एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस में आपको अपने बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और बिल्कुल हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक वही हैं। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। देखिए, राजनीतिक हलचल इस समय तेज बनी हुई है पूरे प्रदेश भर में। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 40 से 45 दिन बचे हैं जब आचार संहिता लग जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गंगापुर सिटी आए, थड़ी गांव में एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया और इसको नाम दिया गया सहकार किसान सम्मेलन का। जितनी उम्मीद थी कि शायद खुल करके बोलेंगे, शायद कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। आज अमित शाह का जो संबोधन था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना छोटा हो सकता है। बहुत छोटा सा संबोधन था, ज्यादा कुछ बोले नहीं, ज्यादा कोई सौगात उन्होंने दी नहीं। यानी कुल मिलाकर के 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, प्रशासन जो लगातार मेहनत कर रहा था, नतीजा ज्यादा अच्छा निकला नहीं है। अब बात करते हैं कि साहब गंगापुर में हलचल क्या चल रही है। गंगापुर सिटी जिला बन गया, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने जो चार्ज हैं, पद हैं, वो संभाल लिए हैं और प्रशासन भी लगातार लगभग 15 दिन से बहुत मेहनत कर रहा था ताकि एक अच्छी खुशी तरीके से ये जो सभा है ये संपादित हो जाए, संपन्न हो जाए। भीड़ की अगर बात करें कि साहब लोग कितने जुटे, क्या कुछ है, तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों के मुताबिक ये है कि हाँ साहब लगभग 1 लाख तक के लोग वहां जुटे जरूर थे। इतनी गैदरिंग वहां जरूर थी, बसों से भर भर करके और लोग वहां पहुंचे हैं, अपने अपने साधनों से लोग वहां पहुंचे हैं। दूसरी तरफ घटनाक्रम क्या हुआ, और दोनों लाइव अगर आपने देखा होगा, जो नियमित दर्शक हैं, दोनों ही लाइव बखूबी तरीके से न्यूज 7 राजस्थान ने दिखाई। एक तरफ जहां अमित शाह का संबोधन चल रहा था, सभा की जो लाइव थी वो हमने दिखाई, और दूसरी तरफ स्थानीय विधायक रामकेश मीणा ईआरसीपी को लेकर के सड़कों पर फिर उतरे और उनका विचार यह था कि हम जाकर के कहीं ना कहीं अमित शाह को ज्ञापन दें, उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि साहब 13 जिलों को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात है और इसकी घोषणा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था। ईदगाह मोड़ पर जाते जाते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। गाड़ियों में भर करके जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनको नांदोती थाने पहुंचा दिया गया। अक्सर राजनीति में इस तरह के जो स्टंट हैं वो आम बात है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी अगर इस तरह का कोई प्रदर्शन करेगी तो वो बसों में ठूस ठूस करके और पुलिस प्रशासन उनको ले जाता है। उनको भी पता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं हमको गिरफ्तार करेगा, थोड़ी बहुत देर में उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। आज वही जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं विधायक रामकेश मीणा ने भी अपनाई। अब सवाल ये उठता है कि मिला क्या और ये कितना जरूरी था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के, किन चीजों को लेकर के अब कांग्रेस मैदान में उतरेगी और लोगों से बात करेगी। विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव का मतलब यह है स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। कल मैंने एक बात आपको बताई थी, परसों जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के कल बीजेपी ने भी उदयपुर थाने में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जम करके हंगामा किया। एसएचओ पर दबाव डाला, थाना अधिकारी पर दबाव डाला कि साहब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला किया, उनको रोकने का प्रयास किया, ये आईवी का फेल्योर था। कई चीजें जो है वो निकल करके सामने आई। परिवाद दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। थाना अधिकारी ने कहा कि जांच का विषय है और इसकी जांच कर ली जाएगी और उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नया मुद्दा उठ के सामने आया क्यों? विधायक रामकेश मीणा आपसे पहले लड़ाई लड़ रहे थे पाचना को लेकर के, कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ रहे थे, धरातल पर भी लड़ाई लड़ रहे थे। आपको कल भी मैंने बताया था कि उन्होंने पहले भी वजीरपुर में जाकर के और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था अपनी ही सरकार के खिलाफ। कई चीजें ऐसी हैं जो निकल करके और छन करके सामने आती हैं। लेकिन ईआरसीपी मुद्दा कब बना, और अगर ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है तो क्या स्थानीय मुद्दे खोकर के रह जाएंगे? सड़क है, बिजली है, पानी है, एलएनटी के काम है, नगर परिषद की कोताही है, लापरवाही है, वो सारे मुद्दे भी ऐसे हैं जिनको लेकर के आपको कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना पड़ेगा। सड़कों की स्थिति क्या है,
पानी को लेकर के एक तरफ आप दावे कर रहे हैं कि सब बजट में घोषणा सरकार ने कर दी है, 4600 करोड़ से ज्यादा का बजट आपको दे दिया और चंबल में अब पानी की जो सूरत है वो बदल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा होगा और गंगापुर को 24 घंटे पानी मिलेगा। अब जो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिलता है वो रोज मिलने लग जाएगा। अच्छी बात है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये दावे करती है, सांसद जौनपुरिया ये कहते हैं कि साहब 4600 करोड़ हम लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये पैसा दिया है सवाई माधोपुर के लिए। सवाई माधोपुर का मतलब गंगापुर सिटी भी उसमें शामिल है क्योंकि अब ये अलग जिला बन गया। किसके दावों में कितनी सच्चाई है, या सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है। जनता मूक दर्शक बनकर के देखती रहती है, साहब हमारे काम होंगे कब? बहुत सारे काम है। कल भी मैंने एक बात कही थी और मीडिया में भी इन चीजों को और सर्वे को लेकर के ये चीजें सामने आ रही हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं में कोई खामी नहीं है। आम आदमी से, धरातल से जुड़े हुए गरीब है, मजदूर है, किसान है, सबसे जुड़ी योजनाएं कहीं ना कहीं, चाहे वो आम आदमी की बात हो या आम गृहिणी की बात हो, महिलाओं की बात हो, सबसे जुड़ी हुई योजनाएं कहीं ना कहीं गहलोत साहब ने सौगात देने का प्रयास किया है। लेकिन एक चीज और निकल करके सामने आती है कि गहलोत साहब ने तो अच्छा किया है लेकिन शायद विधायकों ने उतना साथ जो है नहीं दिया। बिल्कुल ये चीज भी निकल करके सामने आती है। चलिए तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज ही हमारे डिबेट का ये मुद्दा रहेगा, क्या कुछ मिलने वाला है, कहां कुछ खामियां रही और आरोप और प्रत्यारोप की ये राजनीति कब तक चलती रहेगी। आज तारीख है 26 अगस्त, बार है शनिवार और राष्ट्रीय लेवल की अगर बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो इसरो के वैज्ञानिकों से जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उनसे आज मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होकर के कहा कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था, मैं ग्रीस में था मगर मेरी भावनाएं, मेरा मन आपके साथ लगा हुआ था कि भारत शायद ये ऐतिहासिक चीज हासिल कर लेगा और वो आपने करके दिखाया। इसरो के जो चीफ हैं उनकी पीठ थपथपाई, गले लगाया और बहुत भावुक क्षण में ये कहा कि मैं भारती का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया। साथ ही 3 बड़ी घोषणाएं आज प्रधानमंत्री मोदी ने की। सबसे पहली घोषणा कि जहां लैंडर लैंड हुआ, चंद्रयान 3 का लैंडर जहां लैंड हुआ उस जगह को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 जहां पर लैंड हुआ उस जगह को अब नाम दिया जाएगा तिरंगा। 3 प्रमुख घोषणाएं की हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज और कही है जो मैं आपको बता देता हूं कि जगह जगह चंद्रयान के जहां पर भी पैर पड़े हैं उस जगह को तिरंगा कहा जाएगा। जहां वो लैंड हुआ है उस जगह को जो है भारत नेशनल स्पेस डे, यानी हर साल अब 23 अगस्त को, जी हां, हर साल 23 अगस्त को भारत नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें थी। अगली बड़ी खबर जो है हरियाणा के नूह में एक बार फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जी हां, दरअसल 28 अगस्त को एक बार फिर से जो है विश्व हिंदू परिषद वहां वो यात्रा फिर निकालने वाला है और प्रशासन इसी को लेकर के सतर्क है और आज से लेकर के 28 अगस्त रात 12 बजे तक नेट की सेवाएं और बल्क मैसेज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, हरियाणा प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर। और खेलों की बात करें, 30 अगस्त से शुरू हो रहा है एशिया कप। एशिया की जो टीमें हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी, जौहर दिखाएंगी और वर्ल्ड कप से लिए पहले तैयारी के लिए सभी टीमों के लिए अच्छा मौका है। भारत का पहला मुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा और सुरक्षा कारणों से आपको पता होगा अच्छी तरीके से पहले विवाद चल रहा था कि साहब पाकिस्तान में जाकर के भारतीय टीम खेलना नहीं चाहती, मना कर दिया। अब 2 जगह वेन्यू रखे गए हैं, यानी मैच पाकिस्तान में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे। भारत वाले जितने भी मैच हैं वो श्रीलंका में होंगे, बाकी और जो टीमें हैं वो पाकिस्तान में जाकर के खेल सकती हैं। 30 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी पाकिस्तान और नेपाल के मैच से और भारत अपना पहला मैच जो खेलेगा वो पाकिस्तान से 2 सितंबर को खेलेगा। अब बढ़ते हैं, मैं और ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और अगली खबर जो है वो प्रदेश लेवल की है। तो सबसे बड़ी खबर तो निकल करके एक ही आई है कि गंगापुर सिटी में जो है आज सहकार किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा उन्होंने जो जिक्र किया वो किया गहलोत साहब की लाल डायरी का।
और लोगों से कहा आपके घर में अगर कोई डायरी है भी तो बस ये याद रखना उसका रंग लाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग से ज्यादा नाराज हो रहे हैं, गुस्से में है मुख्यमंत्री गहलोत। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि लाल डायरी ऊपर ऊपर से लाल है, लेकिन अंदर से कांग्रेस के काले भ्रष्टाचार के कारनामे उसमें छपे हुए हैं, और उसको उजागर क्यों नहीं करते। जब उनकी सभा चल रही थी उसी समय ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की, हो हल्ला भी किया, उनको रोकने का प्रयास भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया, और बाद में कहा कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ 5 मिनट के लिए गहलोत के द्वारा यहां भेजे गए हैं, और ये कहा है कि ईआरसीपी के बारे में ज्यादा खुल करके कुछ बोला नहीं उन्होंने, जबकि यहां के लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ईआरसीपी को लेकर के कोई ना कोई घोषणा वो जरूर करेंगे। सोसाइटी को लेकर के, किसानों की योजनाओं को लेकर के ज्यादा कुछ बखान किया नहीं गृह मंत्री अमित शाह ने। उम्मीदें बहुत थी कि शायद कोई सौगात देकर के जाएंगे, कोई नई परियोजना शुरू करेंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वही चीज है, 6000 हम किसानों को दे रहे हैं, और बिजली को लेकर के भी आज उन्होंने कटाक्ष किया है कि राजस्थान में ना किसानों को बिजली मिल पा रही है ना पानी मिल पा रहा है। मुद्दे वही है और वही रटे रटाए डायलॉग होते हैं और आरोप पर प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। लेकिन आज मैंने पूरा लाइव उनका जो भाषण है वो सुना, क्योंकि हमारे चैनल पर उसको लाइव दिखाया गया था। मुझे उम्मीद ये थी कि कम से कम 40 से 45 मिनट वो बोलेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम और संक्षिप्त भाषण उन्होंने दिया और उसके बाद वो वहां से रुखसत हो गए। कई चीजें हैं जो निकल करके सामने आई। नर्सिंग कर्मियों की बिल्कुल हड़ताल जारी है, बिजली कर्मियों की बिल्कुल हड़ताल जारी है, और अब आपको मैं बता दूं कि बीडीओ जो हैं, पंचायत समिति अधिकारी, वो भी अब हड़ताल करने वाले हैं, वो भी अब प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसको लेकर के जो अपडेट हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये है कि 1 सितंबर से ये लोग आंदोलन करेंगे। सरकार को 5 अल्टीमेट कि साहब हमसे समझौता तो कर लिया, लेकिन समझौते की पालना अब तक नहीं हो पाई है। 357 पंचायत समितियों पर प्रदर्शन किया गया और 11 सूत्री मांगों को लेकर के नर्सिंग कर्मी जो हैं वो भी अब आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। ठीक है, टीचरों का कुछ हो ही नहीं रहा। ये आपको भी पता है, थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों को लेकर के अभी तक कोई अपडेट इसको लेकर के नहीं। और 7 सूत्री मांगों को लेकर के जो फार्मासिस्ट हैं, कर्मचारी संघ, उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। लास्ट लेवल की बड़ी राज्य की ये बड़ी खबरें थी। टोडा भीम की बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है तो वहां की खबरें बताना जरूरी है। चुनाव नजदीक आते ही दावेदारों की कतार लग चुकी है। हिंडौन, सपोट्रा, टोडा भीम, करौली से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपने अपने बायोडेटा अलग अलग पार्टियों को दे दिए हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। गंगापुर सिटी की बात करते हैं, और गंगापुर सिटी में बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के आज हम डिबेट करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, विधायक कितनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री बन गई और इतिहास के पन्नों में विधायक रामकेश मीणा का नाम दर्ज हो गया। जिला बनाना, महूकला अंडरपास, ये 2 ऐसी बड़ी सौगातें हैं, जब भी आगे पीढ़ियां आकर के और सवाल पूछेंगी तो सबसे पहला सवाल यह आएगा कि जिस वक्त गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया उस समय विधायक कौन था, और महूकला अंडरपास जिसकी बरसों से मांग उठ रही थी, आखिर वो किसके कार्यकाल में पूर्ण हुआ। लेकिन 2 चीजें हैं, लोग आपके प्रयास नहीं देखते, लोग परिणाम देखते हैं। जिला बन गया, बहुत अच्छी बात है, अधिकारी बैठ गए, अच्छी बात है, जिले ने काम करना शुरू कर दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने पद ग्रहण कर लिए और जिले के हिसाब से ही काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन महूकला अंडरपास, कई बार मैं अपडेट दे चुका हूं, विधायक से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होगा, मानसून में कमी आएगी, इस अंडरपास का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है अगर ये सौगात मिल जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही मुद्दे थे? और बहुत सारे मुद्दे थे जो खो करके रह गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने चुनावी साल आते आते ये सारी घोषणाएं की है, और ना सिर्फ आपने की है, आपके सीएम ने भी जितनी सौगातें दी हैं वो चुनावी साल में दी है। 5 साल में, 4.5 साल में, इससे पहले अगर आप सौगातें देते तो शायद इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, इतने राहत कैंप आपको नहीं लगाने पड़ते, इतनी रेवड़ियां बांटनी नहीं पड़ती। लेकिन 4 साल तक आप अपनी कुर्सियां बचाने में लगे रहे। आपका हर विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझता रहा और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पर हावी होते रहे, और नतीजा ये निकला कि अब जाते जाते जनाबे आली, अब आपने सौगातों का पिटारा खोल दिया।
जनता यही पूछना चाह रही है, सड़कों की सौगात हो, पानी की सौगात हो और बहुत सारी सौगातें हो, साहब ये 4 साल से क्यों नहीं दिया आपने? पहले कहां थे आप लोग? और सबसे बड़ी बात, शायद विधायकों ने सीएम का साथ नहीं दिया, राहत कैंपों का कभी फीडबैक नहीं लिया, जाकर के योजनाओं का प्रचार और प्रसार नहीं किया, सिर्फ मीडिया के सामने आकर के, कैमरों के सामने आकर के गहलोत साहब की योजनाओं का बखान तो करते रहे, मगर शायद उनके पीछे की जो कहानी है उसको जानने का प्रयास कभी विधायकों ने किया ही नहीं, वरना आज शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे सवाल हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे, फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, हम सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ईआरसीपी पाचना है, आगामी दिनों में क्या कुछ राजनीति करवट लेगी, वो सवाल भी होंगे। दूसरी बात, अब विधायक के दिमाग में विजन है क्या, और इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के क्या बीजेपी बैकफुट पर है या कांग्रेस बैकफुट पर है? बहुत सारे सवाल हैं जो हम पूछने का और जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के और बीजेपी के भी कुछ जो लीडर हैं वो मौजूद हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनको मैं यहाँ इन्वाइट करूंगा और उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ है कांग्रेस के आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले और कांग्रेस का समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेता, बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभव है उनको, क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारा इतिहास भी वो याद रखते हैं और पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश मंगल जी। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, सर आप आए और मुझे यहां पर ज्वाइन करें। और वेद प्रकाश जी जो है लगातार बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि चाहे खबर कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमारे पास भेजते जरूर हैं कि सर ये काम हो रहा है, ये अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और ये बहुत जरूरी चीज है। अगली जो शख्सियत है जिनको मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा वो हमारे साथ हैं मनोनीत पार्षद वीकेएस खंडेलवाल जी। कई बार पहले भी लाइव आ चुके हैं, अपनी बात को बेबाक तरीके से निष्पक्षता के साथ रखते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। वीकेएस भाई आए और मुझे यहाँ पर ज्वाइन करें और उनसे भी बहुत कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जम करके शेयर करें। और तीसरी वो शख्सियत मनोनीत पार्षद है वीकेएस भाई, और तीसरी वो शख्सियत जो बिजनेसमैन भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की रीति नीति में बिलीव करते हैं, जो बेहतर उनसे हो सकता है वो करने का प्रयास भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों पर, व्यापारियों की बातों पर, समस्याओं पर बहुत करीब से नजर भी रखते हैं, लेकिन हाईलाइट होना कम पसंद करते हैं। आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। हमारे वीरू भाई साहब जो हैं वो आए और हमें यहाँ पर ज्वाइन करें। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा उधर खिसक लें वीकेएस भाई, तो बेद जी के पास में वीरू भाई साहब भी बैठ पाएंगे। इन तीनों शख्सियत का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 7 राजस्थान पर, और सबसे बड़ी बात यह है इनसे बहुत कुछ जानने का हम प्रयास इसलिए करेंगे, आज सत्ता में इन्हीं की सरकार है और बार बार हम पर भी आरोप लगते हैं, मीडिया पर आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पर आरोप लगते हैं कि साहब मीडिया जो है ना वो तो गोदी मीडिया हो गया। मगर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सत्ता में जो होगा सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उन्हीं की बनती है, और सवालों के जवाब देना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग जम करके शेयर करना। हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो भी हम पूछ लें और बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएं इस डिबेट के माध्यम से। सबसे पहले वरिष्ठ हैं और वेद जी, उनसे पूछने का मैं प्रयास करूंगा। वेद सर, कल बीजेपी वालों ने हंगामा किया, उदयपुर थाने पर वो पहुंचे, पूर्व विधायक मान सिंह जी के नेतृत्व में वो पहुंचे, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उन्होंने थाना अधिकारी पर दबाव डाला। ये नौबत क्यों आई, कारण क्या था? देखो साहब, ऐसा है, बीजेपी वाले तो शुरू से ही हंगामा खड़ा करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे पोजीशन में रहे या अपोजिशन में रहे, तो वो एक बहुत ही तरीका उनका एक बहुत वैसा है कि वो आक्रामक तरीके से वो है अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं। अब सवाल ये है कि कल जो मामला हुआ तो वो कांग्रेस को एक जो है यहाँ पर 13 जिलों की योजना है उसको लागू करवाने के लिए, और जो है गजेंद्र सिंह जो शेखावत जी हैं जल शक्ति मंत्री, वो पूरे राजस्थान में, उनसे पूरे राजस्थान में पूरी कांग्रेस के जो है विधायक और मंत्रीगण और हमारे सीएम तक ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस योजना को लागू करो, ताकि जो है पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पर्याप्त रूप से पानी। लेकिन उनकी बात को, पूरे राजस्थान की बात को वो नहीं सुन पा रहे, और वो यहाँ पर उनका दौरा था, तो अब उन तक बात को पहुंचाना था।
तो पहुंचाने के लिए उन्होंने संपर्क, हो सकता है हमारे विधायक ने संपर्क किया हो और उन्होंने उसको जो है टाइम नहीं दिया हो कि भाई एक अवॉइड करके हो, तो विधायक अपने समर्थकों को साथ लेकर के और काले झंडे दिखाने के लिए और वहां पर जो जिस रास्ते से वो निकल रहे थे वहां पर पहुंचे। एक ये सामान्य प्रक्रिया है कि भाई आप नहीं कर रहे हो तो हम जो है उसका विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हाँ, अब हो सकता है उसमें कुछ कार्यकर्ता सड़कों पे भी आ गए। अब सड़कों पे आ गए तो वहां उनके जो कमांडो थे, जेड श्रेणी की सुरक्षा होती है, तो उन्होंने उनको धक्का देकर इधर उधर कर दिया। अब ये बीजेपी को सहन नहीं हुआ। बीजेपी को सहन नहीं होने पे वो हंगामा खड़ा करके और पुलिस में पहुंच गए। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। और जब वहां पर विधायक और वो भी मुख्यमंत्री का सलाहकार और एक अहम व्यक्ति किसी से, मंत्री से रास्ते में भी अगर मिलना चाहता है तो मंत्री का भी दायित्व है कि 2 मिनट के लिए वो अपनी गाड़ी को रोक करके या बाहर निकल के या शीशा खोल करके उनकी बात को सुन सकता था। ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वो रोक रहा नहीं है, सुन रहा नहीं है, तो फिर ऐसे में आखिर में समर्थक या कोई भी क्या करेगा? वो अपना दिखाने के लिए कुछ तो करेगा, कुछ तो हल्ला मचाएगा, कुछ तो वो दिखाएगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और सवाल ये है कि बीजेपी वाले एक चीज का हल्ला कर रहे हैं कि साहब उनके हाथों में लठ थे। हाँ, वो यही कह रहे थे कि झंडों में छुपा करके डंडे लेके आए थे। तो झंडे में लठ, तो आपका सबसे ज्यादा डंडे तो बीजेपी वालों के पास होते हैं, तो वो लठ लेकर के घूमते हैं सब जगह। कांग्रेस वालों के पास झंडे इतने खाए जितने बीजेपी वालों के पास है, आप बता दो। धार्मिक संगठन बना रखे हैं, बहुत सारे संगठन है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं और एफआईआर दर्ज वाली ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे दिन जो है विधायक महोदय ने एक तरीके से और उसके नियम के मैं कलेक्टर से जो है ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगी। और जो है अगर वहां पंडाल में भी उनको आमंत्रित करते तो वो ये कहते कि साहब आप अकेले आइए, तो क्या विधायक जाते नहीं? लेकिन उनको आमंत्रित किया क्या उन्होंने कि भाई आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने क्षेत्र की बात रखिए। आपका केंद्र का गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आ रहा है, तो आपने किसानों के लिए, आपके मन में क्या है, अपोजिशन पार्टी से हैं आप, तो आपके मन में क्या है, 2 शब्द इनके भी तो हो सकते थे। बिल्कुल। अगर आपको सत्ता चलानी है, एक राज करना है, मेरा कहने का तात्पर्य लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि पक्ष अपनी बात रखें और उस बात में से अगर कोई अच्छी बात निकल करके आती है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए, सम्मान करें। चलिए, वेद भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है बेसर ने कि सबसे बड़ी बात है लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है। अगर आप वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पोजीशन में जाकर के कहीं ना कहीं वो एक अग्रेशन या जिसको कहते हैं कि वो जो दिखा वो नजर आया लोगों को। बीरू सर हमारे साथ हैं। बीरू भाई, लोग ये कह रहे हैं, फीडबैक हमारे पास भी आया है कि सर तरीका गलत था विधायक का और उनके समर्थकों का। जो तरीका था वो तरीका गलत था। जेन्युइन तरीके से आप मिल सकते थे, अपनी बात वहां रख सकते थे, क्योंकि ईआरसीपी जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पहले भी बहुत सारे संगठन मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं और गजेंद्र सिंह जी ने उनसे मुलाकात भी की है। तो क्या एक विधायक को वो मना कर देते? तो क्या तरीका वाकई में गलत था? जल शक्ति मंत्री महोदय गंगापुर सिटी में आ रहे हैं। हम सारे लोग, व्यापारिक संगठन, उद्योग जगत के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे लोग इकट्ठे हुए। हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का निर्णय किया। हमने ज्ञापन तैयार कर लिया। ज्ञापन तैयार करके हम उस चौराहे पे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही उनकी गाड़ी आई, उन्होंने गाड़ी धीरे नहीं की। एक बार गाड़ी धीरे की, हमने ज्ञापन देने की कोशिश करी, उन्होंने तेजी से गाड़ी बढ़ा दी और गाड़ी रामकेश जी मीणा विधायक की तरफ चलने लगी और उनपे चढ़ाने का प्रयास किया। बिल्कुल वो सामने थे। उसके बाद हमने पकड़ के, बड़ी मुश्किल से हमारे कार्यकर्ता अब्दुल भाव ने और मैंने उनको पकड़ के खींचा। इतने में ही उनके गार्ड उग्र हो गए। उग्र होकर उन्होंने फेंकना, धक्का देना, मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारे 15 लोग इंजर्ड हुए। जो 5 लोग तो हॉस्पिटलाइज रहे, रात भर हॉस्पिटल में रहे, दूसरे दिन उनकी छुट्टी हुई। 10 लोगों को प्राथमिक उपचार करने के बाद छुट्टी दे दी गई। ये क्या उनका तरीका ठीक था क्या? जल शक्ति मंत्री को हम ज्ञापन नहीं देंगे तो किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञापन देंगे? उसके बावजूद भी हमने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आप एक बात याद करो, कल जब ये लोग एफआईआर दर्ज कराने सदर थाने गए थे तो इन्होंने एक बात कही कि हम जब तक तो चुप थे और जब विधायक जी उधर ज्ञापन देने जा रहे हैं तो अब हम एफआईआर दर्ज कराने आए। मतलब जब तक तो चुप थे। हम लोकतांत्रिक तरीके से
कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए कि हमको परमिशन दी जाए, इस बात से वो इरिटेट हो गए और एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। एफआईआर दर्ज हमें करानी थी, हमारे लोग एंजर्ड हुए, हमारे लोगों के हाथ पैर टूटे, फिर मजबूरन हुई कि एफआईआर दर्ज करा दो, हमने भी परिवाद भेजा कि जांच हमारी भी करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी बात करूं मैं अमित शाह साहब की, आज किसान सम्मेलन था, अमित शाह साहब आए, इफ्को का प्रोग्राम था, सहकारी विभाग का प्रोग्राम था। क्या इफ्को के प्रोग्राम में किसान विधायक जी किसान नहीं है? वो मैं आपको एक बात और बता दूं, वो विधायक बनने से पहले कोऑपरेटिव में आरएएस अफसर थे, कोऑपरेटिव सर्विस के आदमी थे। सहकारिता को उनसे ज्यादा कौन सा नहीं समझ सकता। उसके बावजूद ही उन लोगों ने हमें या किसी को आमंत्रित नहीं किया। उन लोगों ने सहकारी सम्मेलन के नाम पे इफ्को का पैसा लगा के कार्यक्रम किया और उसमें 100% राजनीतिक बात करी, अशोक गहलोत साहब की बुराई करी कि लाइट नहीं है, फला डायरी, फला बातें। ये एक शोभा देने वाली बात है। आप राजनीति करने आए हो को किसानों को बरगलाने आए हो? किसानों की बात करते हैं, उनके पूरे भाषण में कहीं भी वो चीज नजर नहीं है। वो पूरे भाषण में किसान की बात नजर नहीं आई। सहकारी की, मैं सहकारी विभाग से जुड़ा हूँ। सहकारी में कई बार मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। अब भी मिर्जापुर ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। सहकारी तो मैं भी भली बातें समझता हूँ। हम लोगों को नहीं बुलाया, भाई हमारा अपराध यही तो है, हम कांग्रेसी हैं। तो सहकारिता के तो हमें बुलाना चाहिए, हमें कार्ड देना चाहिए, अधिकृत रूप से विधायक जी को बुलाना चाहिए। इनको 100% राजनीति करनी है। अच्छा, फिर वो अगर उनके दिमाग में किसानों की बात होती तो एक शब्द भी ईआरसीपी के लिए बोलते, पानी के लिए बोलते। अगर खाद क्या काम आएगा, अगर पानी नहीं होगा तो खाद क्या काम आएगा? आप ईआरसी पे कन्वेंस करते, भाई ये राजनीति हो रही है, कोई बात हो रही है तो उसमें कन्वेंस करते। कल की बात पे कहते कि गजेंद्र सिंह जी को आप नहीं लिया ज्ञापन, मैं ले लूंगा। हमें तो, और देखो लोकतांत्रिक सरकार हमारी होने के बावजूद भी हमें पकड़कर जेलों में भेज दिया, आज जेल में बंद कर दिया। हमारी बात सुनी नहीं गई। सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस कभी नहीं करती है। सत्ता का दुरुपयोग करती तो आज हमें जेलों में बंद नहीं होते। अधिकारी तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, उसके बावजूद ही हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। चलिए, तो एक बड़ी बात बीरू भाई ने की है कि सर लोकतांत्रिक प्रणाली है और उसका पालन हमने कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया है, लेकिन शायद हमारी सुनी नहीं गई। सबसे बड़ी बात। चलिए, बीजेपी से भी हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और कानून के भी मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, और वो हमारे बीच अब आ चुके हैं, हमारे भाई अनिल जी दुबे साहब। कई बार हमारी डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं, कई बार चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, तो उनको भी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा और उनसे भी फिर सवाल जवाब करना चाहूंगा। आइए अनिल भाई, और ज्वाइन कीजिए हमें। अब ये पैनल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। अनिल सर, अभी आप लेट आए हैं, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें सुन भी ली हैं। परसों जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीरू सर का ये कहना है कि सर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात एक मंत्री के सामने रखना चाहते थे, आखिर हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई, हमारा ज्ञापन क्यों नहीं लिया गया, और लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? तो फिर ये कैसे कहते हैं बीजेपी वाले कि साहब एफआईआर दर्ज कर दो और इनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दायर कर दो? सर्वप्रथम मैंने जो बात सुनी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी। हम लोग विपक्ष में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काले झंडे नहीं दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, दिखाए जाने भी चाहिए अगर अपनी बात कहनी हो। लेकिन जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है वो पहली बात तो सुरक्षा में कौन सी सुरक्षा प्राप्त पदाधिकारी है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। आप काले झंडे दिखाते, सड़क पर दिखाते, आप उनकी गाड़ी के आगे आ रहे हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनके ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके साथ में असामाजिक तत्व थे, पार्टी के पदाधिकारी कम थे। और सुनो मेरी बात सुनिएगा, पदाधिकारी नहीं के बराबर थे, और जो भी थे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता मान लीजिएगा, मैं कह सकता हूँ विधायक साहब का उद्देश्य सही था। लेकिन इतनी भीड़ में यदि कोई पत्थर फेंक देता गाड़ी के ऊपर, या कोई ऐसी हमला अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या विधायक साहब जिम्मेदारी लेते या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदारी लेता? भाई सुरक्षा का आज गंगापुर सिटी में आए हैं तो गंगापुर सिटी के प्रथम नागरिक विधायक जी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि कोई मंत्री आ रहा है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ना कि आप उनकी सुरक्षा में अवरोध पैदा करें। नहीं, आपको ऑब्जेक्शन किस पे है
लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर ऑब्जेक्शन है या उनके तरीके पर ऑब्जेक्शन? तरीके पे ऑब्जेक्शन है। लोकतंत्र में तो अपनी तरीका बात, गलत था। तरीका गलत था। गाड़ी का सामने नहीं आना चाहिए, गाड़ी को ऊपर उचकना नहीं चाहिए, गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए। आप झंडे अगर दिखाना है आपको दिखा सकते हो, क्योंकि रही बात तो आपको बात कहने की है तो आप अनुमति अपन एक हम लोग भी देते हैं, ज्ञापन वगैरह देते हैं तो पहले समय लेते हैं, पहले मैसेज दे दिया जाता है कि हम उसको व्यक्ति को ज्ञापन देंगे, फलाने मंत्री आएंगे, उनसे मिलना चाहते हैं, अपना समय मिल जाता है और उसको ज्ञापन दे दिया जाता है। जी भी है, कई आरोप और प्रत्यारोप की ये राजनीति, आप मनोनीत पार्षद भी हैं, कई बार पहले भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। आरोप और ये प्रत्यारोप की जो राजनीति है, एक दूसरे पर डालने की जो राजनीति है, आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो खोकर के रह जाते हैं? ये काम आएगी तो हमारे 13 जिलों की जो हमारे किसान हैं, हमारे जो भी शहर के लोग हैं, जो भी जनता है, क्या तकलीफ है भाई? को राष्ट्रीय योजना उसको ये लोग अगर घोषित कर दें तो उसमें कोई तकलीफ है क्या इनको? वहाँ सवाई माधोपुर में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी पधारते हैं और वो ये कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी को मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो आप, और आपको 46,000 करोड़ 1 मिनट में कर दूंगा। वो तो 1 मिनट में करने को तैयार है। मतलब आपको 25 सांसद पहले दे दिए राजस्थान की जनता ने। 25 सांसदों ने क्या किया भाई? वहाँ आटा बनाया, रोटी बनाई, क्या करी क्या उन्होंने वहां पर? जो राजस्थान की आवाज को, जो जनता की आवाज को नहीं उठा सकते, उन्होंने करा क्या? हमारे आदरणीय सांसद साहब यहाँ के, उन्होंने क्या करा? एक लोकल ट्रेन तक नहीं रुकवा सके वो। अरे एक लोकल ट्रेन के फेरे ही चलवा देते जो हमारे गरीब लोगों को काम तो आती वो। नहीं, कोई बड़ी सौगात मिली भी नहीं। आप एक मिनट, आप देखो, आप भी खूब अब तो पिछले 3-4 साल से आप काम कर रहे हो। यहाँ पर हमारा दिल्ली बॉम्बे मेन ट्रैक है। बिल्कुल सर। क्या करा साहब? और मांग भी बहुत की है लोगों ने। कितने लोगों ने, इवन मैं तो कहता हूँ हमारे बीजेपी के भाइयों ने भी इस बात के लिए उनसे निवेदन करा है। हमारे लोग तो पच करके मर लिए। अरे लेकिन इनकी तो सुन लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पर जो मेरे माधोपुर, गंगापुर हिंडौन कोटा से जो पैसेंजर ट्रेन हम एक और चला दें। लोग बाग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अरे बुलेट ट्रेन को तुम चाटोगे क्या? सिर्फ अमीरों की बात को सोचना, गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अरे तुम उस योजना को ले जाकर के क्या करोगे जब तुम्हारे देश की जनता तो तरस रही है? वहां पर एक अवध को आप देखो, आप जनता को देखो, आप वहां एक पैर पर लोग खड़े रहते हैं, एक पैर पर। वो चीज दिखने को तैयार नहीं है, ना हमारे यहाँ के लोग बोलने को तैयार हैं। एक्सप्रेस को बंद किया 3 साल हो गए, बंद कर दी उसको। अरे आपकी कोई तो उपलब्धि बता दो आप, सिवाय केवल नुक्ता चीनी टिप्पणी करने के अलावा। आज आदरणीय विधायक साहब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें इनको तकलीफ है, उसमें राजनीति नजर आ रही है। अरे क्या राजनीति कर रहे हैं भाई? राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। आपने कहा पहले हमको जिताओ, 25 सांसद दे दिए जनता ने, उसके बाद में आपने क्या करा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपने भाषण में इस बात को बोला, मेरे को दो सांसद, दो वहां पर बिठाओ और ईआरसीपी को हम लोग। बिल्कुल बोला, वो वीडियो खूब आदरणीय मंत्री जी ने बोला, गजेंद्र सिंह जी ने भी बोला। भैया अब क्या दिक्कत है? हमारे विधायक साहब बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, 2016 की आपकी खुद की योजना है। अरे आपकी योजना को ही कन्वर्टेड कर दो। इन्होंने इस डीपीआर के अंदर में सवाई माधोपुर को तो उड़ाई दिया। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को मैं, बिल्कुल उड़ा दिया इन्होंने। ये सीधा ये जो पानी धौलपुर पर जाकर के खुल रहा था, हमारे सवाई माधोपुर करौली जिले के जो बांध हैं, जो सूखे पड़े रहते हैं, जो केवल बरसात के ऊपर आधारित है, उसको तक इन्होंने एक बूंद डालने के लिए नहीं सोचा डीपीआर में। अभी आपने थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, गंगापुर सिटी के, सवाई माधोपुर के, करौली के मैक्सिमम डैम इस डीपीआर में ले चुके हैं। और उस डीपीआर में आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उस ड्राइंग के आधार पर अब आपकी ये ईआरसीपी योजना का काम आगे के लिए चलेगा। मतलब एक पूरा मजमून तैयार कर दिया। बिल्कुल। चलिए बेद जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ईआरसीपी वाकई में बड़ा मुद्दा है, आप भी कह रहे हो साहब, हमारे विधायक महोदय ने, बीकेएस भाई भी कह रहे हैं कि साहब कम से कम कोई नहीं उठा पाया, तो हमारे विधायक महोदय ने उसको उठाया। कितने दिन पहले उठाया था? क्या आपसे पहले इसके लिए प्रयास किया रामकेश मीणा जी ने? क्या आपसे पहले कोई ज्ञापन दिए? क्या आपसे पहले इसको लेकर के कहीं संसद, मुख्यमंत्री के सलाहकार है वो तो, बिल्कुल वो इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने पासना के लिए लड़ाई, वो आज तक उसका कोई निस्तारण नहीं कर पाए, तो फिर ईआरसीपी नया मुद्दा कैसे आ गया? इसमें मैं आपको बताऊं अजय जी, ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है विधायक ने कोई नई मतलब इसी बार उठाया।
हमारे मुख्यमंत्री तो इसको 3 साल से उठा रहे। मैंने मुख्यमंत्री ने और बजट भी दिया है इसके लिए। जब हमारा जो है शीर्ष का नेता उस मुद्दे को केंद्र तक उठा रहा है तो नीचे के आदमी को शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना। लेकिन जब यहाँ पर जल शक्ति मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री आ रहे हैं, तो उस मुद्दे को बिल्कुल उछालना था, क्योंकि अपनी बात को अपने दम से रखना था। एक बीजेपी का नेता मेरे से ये कह रहा था, या इसमें लाइव में ही आ रहा था, कि 13 जिलों में से सिर्फ सवाई माधोपुर जिले के लोगों को वो है पानी चाहिए ईआरसीपी का, और जिले वाले तो बोल ही नहीं रहे। अरे हमारे माधोपुर जिले में आ रहा है, वो गंगापुर जिले में आ रहे हैं, ये अधिकारी जो है मंत्री और जल शक्ति मंत्री आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, तो उनके सामने हमको पुरजोर तरीके से रखनी है वो बातें। और इतना हंगामा खड़ा किया वो गंगापुर जिले के अंगद बन करके नहीं, और विधायक नहीं कर दिया। हनुमान जी तो आए ही नहीं 13 जिलों के। आप समझे, अगर हनुमान जी 13 जिलों से आ जाते तब क्या होता। तो आपने एक विधायक की नहीं सुनी, हाँ, नहीं सुनी। और उसने उसके हंगामे से ही डर के 10 मिनट का भाषण देकर के नहीं, और शाह जी गोल हो गए। एक बात बताइए, सहकारिता मंत्री था यहाँ पर, किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया। नहीं, उम्मीदें जो भी बहुत 3 थी, साल आपके से, भाषण से बहुत सारी 4 साल से जो योजनाएं 6000 किसान को दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वही तो गिनाए उन्होंने। क्या यहाँ का पूरा जिला, सवाई माधोपुर जिला, कोटा संभाग या भरतपुर संभाग या गंगापुर जिला, ये जो है डिजर्व नहीं करता कि यहाँ पर कोई वो सहकारिता के हिसाब से कोई अमूल की फैक्ट्री दे जाते, कोई परियोजना दे जाते ऐसे। ये तो उनके हाथ में था। चलो ईआरसीपी तो वो उस पीएम से करवाएंगे उसकी घोषणा, और यहाँ गवर्नमेंट, राजस्थान में अगर गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी तो करवाएंगे। हमारे गहलोत साहब ने तो कह दिया कि आप ठीक है करवाओ तो करवाओ, नहीं हम हमारे बजट से करवाएंगे, और 14,000 करोड़ रुपए उसके लिए जारी भी किए उन्होंने। अब वो कब लगना है पैसा, कैसे लगेगा, एक तरीका होता है उसका। एक तो जो है कि कोई जो है बाप की संपत्ति पैसे मांग के जो है तुरंत ले ले, और एक बेटा कमाएगा, जब वो लगाएगा तो अब हम तो बेटे ही तो हुए हिंदुस्तान के। अब बाप नहीं दे रहा है तो बेटा तो कमा के लगाएगा उसमें। तो 14,000 करोड़ रुपए काय के लिए दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब इतना बड़ा सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री गंगापुर में पधारा, तो गंगापुर को कोई न कोई सौगात देकर के जानी चाहिए थी उसको। इस बात का पूरी जनता में, पूरे क्षेत्र की जनता में मलाल है। अनिल भाई, सिर्फ राजनीतिक स्टंट था चुनावों को देखते हुए, या कहीं भी आज, क्योंकि मैं भी बड़ा निराश हुआ, मुझे भी बड़ा ये उम्मीद थी कि साहब इतने बड़े मंत्री पहली बार, देखिए गृह मंत्री का पद जो होता है ना, वो इसको एक तरीके से मानिए अब सेकंड पीएम होता है वो, है ना, लेकिन दे करके क्या गए, और बहुत कम छोटा सा भाषण दिया। और वही बात है कि सहकारी किसान सम्मेलन था, ना तो उन्होंने किसानों से बात की, ना किसानों की बात की, सारी बातें या तो लाल डायरी में खो करके रह गई या राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गई। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बात तो आप मानिएगा अजय जी, लाल डायरी का राज तो गहरा ही है। अगर एक मंत्री की बलि ली है, एक विधायक की बलि ली है, तो लाल डायरी के अंदर रहस्य तो बड़ा ही है। ठीक है। दूसरी वाली बात, ईसरदा बांध के लिए कहा तो उसके लिए माधोपुर जिले के लिए पानी बिल्कुल नहीं है, उसमें ईसरदा बांध से सीधा उसको बीजलपुर बांध से में जोड़ रहे हैं, से, हाँ, ठीक है। सीधा उसको गंगा, अपने कई जिले के लिए पानी नहीं है, जबकि अगर उसको जोड़ते तो यहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती थी। कैसे जोड़ते? मैंने जब आप बीच में बोल रहे थे, इसके अलावा 5 नाम आपने 5 नाम बांध के बोली, 5 नाम आप मेरे ख्याल से दूसरी बार विधायक बने, 5 नाम बांध का आज तक पेच नहीं सुलझा। आप इतनी मेहनत जैसे उन्होंने की, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, 5 का पेच आप सुलझा सकते थे। माँ थोड़ी मेहनत करते, 5 से पानी और 5 से पानी पी लो। देखो, किसान को पानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि एक सहकारी किसान सम्मेलन था, सहकारिता मंत्री यहाँ आए थे, किसानों की बहुत सारी उम्मीदें थी, किसानों को आपने पीले चावल बांटे हैं, किसानों को आपने इनवाइट किया है, किसानों को आज की सभा से मिला क्या? इफ्को का पैसा खर्च हो गया करोड़ों। देखिए, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। गंगापुर सिटी जिला बना है, आपको मालूम है, आज टूटी सड़कें, सब रोड सब क्षतिग्रस्त है। कोई गंगापुर सिटी में घूमने लायक कोई जगह नहीं है। गंगापुर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अपन कहेंगे अपन को मिला क्या? समय आने पर मिलेगा। आज उनकी हुई है सभा,
उसका परिणाम आएगा। मेरा दूसरी बात, जहां आपने बोला, आपने कहा यहाँ बिल्कुल आप बोलेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा, मैंने वो वीडियो देखा, आपकी चैनल पे देखा, हाथों में प्लास्टर बंधे हुए थे, चोट लगी थी, वो शायद एक दिन के अंदर एक चोट भी गायब हो गई। सुबह तो वो गायब ही हो गई थी। नहीं, उनका तो हमने भी कल देख लिया सर। नहीं, बिल्कुल जो मरीज अपने बगल में, वीरेंद्र जी अपने बगल में बैठे, उनका हाथ में पट्टा बंधा हुआ था, वो पट्टा भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता को दिलासा नहीं आज आप ये बताओ, आप इन्होंने जो सीधा सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दो आप। ये वीरेंद्र के हाथ में पट्टा बंधा हुआ था, वो पट्टा नहीं है। सुनो मेरी बात, ये मुद्दे से अलग चीज है। आज की वास्तविक चरित्र है, इनके पास जवाब नहीं ये मैं इनकी सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने एक गंगापुर की शांति को भंग करने का प्रयास किया, झूठी चोट लगा कर भर्ती हुए। एक, क्योंकि उन्होंने हमला किया, हमारे मंत्री के ऊपर हमला किया, उनको हमला करने को उनको बहाना लगा के उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, उसको बहाना लगा कर उन्होंने चोट लगाई। और सबसे बड़ा, जिनका चोट लगी वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, उसके हाथ में बैंडेड नहीं है। इसका मतलब इनकी कथनी करनी में अंतर है। बिल्कुल। मैं एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा, आपने इतना सारा बखान कर दिया, साहब उनके चोट लगी थी, ये हुआ वो हुआ, वो बात की बात है। मैंने तो, मेरा एक सवाल जो जेन्युइन था, बहुत प्यारा सा एक सवाल था कि आप मुझे बताइए ईमानदारी से, अगर नॉट एज ए बीजेपी कैंडिडेट, अगर आप सिर्फ ये कहें एज ए सिविलियन, एज ए फार्मर, क्या आपको उम्मीद थी कि यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना? उम्मीद ये थी कि शायद आज यहाँ आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सियासी हलकों में तो ये भी थी कि शायद हो सकता है आज ईआरसीपी की घोषणा कर अजय जी, आज एक पत्रकार ने एक जो है कार्टून बनाया है, और शायद आपने देखा नहीं होगा। उसने ये देखा है कि भाई ईआरसीपी की घोषणा तो जो है करके नहीं गए, तो जो कुछ हाथ लग रहा है, वो कुछ डंडे वंडे वगैरह मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे कि वही ले चलो। तो कहने का मतलब है, आज की डिबेट में आपने कितने बीजेपी मतलब अपोजिशन पार्टी वालों को बुलाया, बीजेपी वालों को लगभग 3, 4, 5 लोगों को बुलाया। अब उनके पास कुछ बोलने को है नहीं है, तो डिबेट में आगे करेंगे क्या? ये भी है ना अनिल भाई, ये तो ठीक है, आपने एंड टाइम पे जिम्मेदारी संभाल ली। पूरे गंगापुर में कई दिन से अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप आइएगा, सभा आपकी है, किसानों की सभा है, आम जनता की सभा, आम जनता के जुड़े मुद्दे हैं। उनको जो समस्या है किसानों की है, आम जनता की जो समस्या है उनके पास बता दी गई है, पहुंच गई है, और उनका निस्तारण भी होगा। दूसरी बात, जिसने बोला उसको जेल में ठोक दिया। पहली बात। दूसरी वाली बात, जनप्रतिनिधि ने ये मांग नहीं रखी कि हमारे क्षेत्र को ये चीज, ये सौगात दी के। भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति हमेशा जनता के हित के जुड़े हुए मुद्दे हमेशा उठाता रहा है, उठाता रहेगा। नहीं, एक बड़ी बात कही है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे साहब भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे उठा रही है, ईआरसीपी की जरूरत वाकई में क्या 13 जिलों को नहीं है? मैं बहुत दो सटीक बात करूंगा आपसे। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल पानी की जरूरत किसान को है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हमारा पूर्वी राजस्थान सोने, जिस प्रकार से गंगानगर में, हरियाणा में गंगानगर में रेगिस्तानी एरिया में पानी आता है, ऐसे ही राजस्थान में, हमारे पूर्वी राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। क्योंकि किसान को अगर पूर्वी राजस्थान में अगर पानी की समस्या है तो दूर होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इसको पानी को, मिट्टी को अगर पानी मिल जाए, फसल अच्छी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है, आप आवाज उठाइए, आपको लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार, और उठाना नहीं, इतनी दमदारी से आवाज उठाई कि आपकी आवाज दूर तक पहुंचे। लेकिन आवाज उठाने का तरीके के बारे में बता रहा हूँ, वो गलत है। मैंने ये नहीं कह रहा कि आवाज नहीं उठानी चाहिए, लेकिन आप उनकी गाड़ी को आप उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं, उनकी गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। और आप मान लीजिए कल कोई पत्थर फेंक देता, कुछ उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता, उनकी जान को सुरक्षा कौन था? जरूरी थोड़ी भीड़ में हर आदमी आपको परिचित हो, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आपके संग हो सकता है कि आपकी
आपके मन में पाप नहीं है, लेकिन आपके संग कोई दूसरा गलत बैड एलिमेंट आ जाता, अगर कोई घटना कर देता तो कौन जिम्मेदार होता? तो आ गया। सुनिए, जब देखिए, 24 में, जब 25 देखिए, में से सुनिए, 0 जब सब पता चल आरोप और प्रत्यारोप की मैं बात करता हूं। जब आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने जयपुर में जाकर के हंगामा किया, तब हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा कि आपने लोगों को कितना परेशान किया और रास्ते जाम कर दिया आपने। एक चीज कहते हैं गजेंद्र जी, वहाँ पर जाकर के इनके सब तरीके जल खत्म हो शक्ति जाते हैं। मंत्री बार बार एक चीज कहते हैं, एक मिनट वीरू भाई, एक चीज कहते हैं बार बार कि जो है राजस्थान ने अपनी पैरवी ढंग से नहीं करी, एमपी को प्रस्ताव नहीं भेजा इस ढंग से। अरे नहीं भेजा तो आप उस प्रस्ताव को लेकर एमपी वालों को दे दो ना। नहीं, और आपका क्या दायित्व और है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई भी शर्त जनता से बड़ी है? पता नहीं। डिपेंडेबिलिटी के बार बार वही रोजना आप रो रहे हो 75%, केंद्र क्या कर रहा है 75%, उसमें? भाई उसको 60 कर दो, 70 कर दो, केंद्र क्या लेकिन कम से कम 13 जिलों के लोगों को पानी तो मिलेगा। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे को आपसे भी है। बताइए। आपसे मतलब जो हमारे मीडिया के भाई हैं, जी 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 जी। आपकी जब कोई भी जनप्रतिनिधि आपको बुला रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं? केवल उन्हीं की बात को सुनते हो। अरे भाई उनसे ये तो पूछो, अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने क्या करा? 4500 करोड़, 700 करोड़, 3000 करोड़, 1000 करोड़। अरे भाई जनता को ये करोड़ों से थोड़ी आप यही दिखाते रहोगे क्या? और कहा है इनको क्या? क्या मतलब है यार? इस योजना अरे आप सीधी सीधी 2 टप्पे की बात करो ना। आप करोगे कि नहीं करोगे? कर दो ना। तकलीफ क्या है आपको? आप क्या आंकड़े गिना रहे हो क्या हमारे को? ये 700 करोड़ में ही दे देंगे हम तो आपको। अरे पहले 25 सांसद पहले चले गए, उससे पहले भी चले गए भाई, दे देते ना। कब तक बलि चढ़ाओगे जनता की? अनिल भाई, क्या नियमों में शिथिलता नहीं हो सकती? 13 जिले के लोग जो हैं, क्या इन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को? क्या इन्होंने सांसद जिता करके नहीं भेजे थे? नहीं सर, मैंने क्या कहा आपसे पहले? मैंने कहा कि पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए है, और पानी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं? फ्लेक्सिबिलिटी मैंने नहीं, बार-बार वही रोक लेकिन रहे हो, नहीं नहीं 75% नहीं, लेकिन सर आपने एक प्रश्न पूछा था अभी इन तीनों से, उससे पहले कि आपने ये मांग अभी कुछ दिन पहले से ही पुरजोर तरी, यदि आप पूरे 5 साल होते दमदारी से आवाज उठाते तो हो सकता है कि ये कार्य शुरू हो जाता, लेकिन चुनावी साल है। मैं अकेला 3 पे भारी पड़ रहा हूँ, तो कह रहा है ना सर, मैं अकेला 3 पे भारी पड़ रहा हूँ, तो तीनों बोलने नहीं दे रहे मुझे। गलत बात, कोई भारी वाली कोई बात नहीं है इसमें आदरणीय। तो मुझे नहीं, गलत बात। लोकतंत्र में आवाज, हाँ बिल्कुल आप बोलना, बीरेंद्र जी आप बोलिएगा सर। लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार है। मैंने ये कहा कि चुनावी साल है, चुनावी महीना, 1 महीने बाद में आचार संहिता लग रही है, केवल 1 महीने के लिए आप रोजाना कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, सीपी जो भी है, पूर्वी राजस्थान कमांड एरिया, पानी पूरा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5 साल पूरी मेहनत करते तो शायद हो सकता है कि अब तक कुछ काम शुरू हो जाता। जैसे आज दौसा रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, 24 साल हो गए, 25 साल हो गए काम करते करते, 9 साल आपको भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर तक भी शुरू नहीं हुई सर, मैं तो कह रहा हूँ आपने इतनी के श्याम बाबा जी का मंदिर बन रहा, खुशहाल लेक में आपने एक कुछ नहीं करा, वही परियोजना नहीं खाली पड़ी हुई, इसलिए वही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आ जाती है। अब अगला सवाल जो मेरा है, जेन्युइन सवाल ये है सर, काफी टाइम से पासना का मुद्दा अदालत में भी लड़ा है, विधायक महोदय ने धरातल पर भी लड़ा है। आप वही बात आती है कि जब ईआरसीपी का मुद्दा आया तब आपने काले झंडे दिखाए, आपने विरोध किया कि साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ आए हैं। ये काम तो सूबे के मुखिया को भी करना था ना, पासना वाला। तो इनको लेकर के कभी विधायक महोदय ने पैरवी क्यों नहीं की, और क्या इनको लेकर के कभी काले झंडे क्यों नहीं दिखाए गए? अजय जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं, माननीय हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है जवाब कुछ दे रहे हैं। आपका सवाल था कि आज गृह मंत्री महोदय क्या दे के गए। अब मैं कहता हूं बेहतर होता आज गृह मंत्री महोदय, हमारे खाद की समस्या इतनी विशाल रहती है किसानों की, डंडे खाने पड़ते हैं। डीएपी के लिए हमारा किसान लाइन में लगता है, उसके लिए खाद के लिए कोई एक पॉइंट दे जाते। हम कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई एक फैक्ट्री दे जाते। रेलवे की बहुत बड़ी समस्या है, आप सुपर पीएम है, सेकंड होता है, और रेलवे के लिए आपने कुछ नहीं दिया, केवल बातें बनाना। अब हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आपके उस दिन
काले झंडे दिखाए, उस दिन हाथों में लगी, दूसरे दिन नहीं। अरे एक दिन पहले अगर किसी के अगर इंजर्ड हो जाए, किसी के चोट लग जाए, क्या वो सही नहीं होगी? अगर कोई मामूली प्राथमिक उपचार के लिए हो गया, ये फालतू की बातें, ये इनका वास्तविक चरित्र है। इस चरित्र को इनको खत्म करना चाहिए, केवल विकास की राजनीति करनी चाहिए। और बेहतर होता ये भी अपने आज अमित शाह साहब से कहते कि सर गंगापुर जिले की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप खाद के लिए कीजिए, आप बीज के लिए कीजिए, आप सहकारिता के लिए कुछ कीजिए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। हमारे नेता की हिम्मत है, जिला गंगापुर को जिला बनाने की हिम्मत है, जिला अस्पताल बनाने की हिम्मत है, मऊ कला अंडरपास लाने की हिम्मत है, लड़कियों का कॉलेज लाने की हिम्मत है, वजीरपुर में नगर पालिका लाने की हिम्मत है, वजीरपुर में रिको लाने की हिम्मत है, वजीरपुर में लड़कों का स्कूल लाने की हिम्मत है, तलावड़ा को तहसील बनाने की हिम्मत है। ये सब इच्छा शक्ति का खेल है अजय जी। बातें करना आसान है, काम कराना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर के मैंने जो कहा कि प्रयास अपनी जगह है, लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि मिला क्या, और वो जरूरी है। बीरू भाई शायद उसका जवाब नहीं दे पाए पाचना को लेकर के, जो मैंने उनसे सवाल किया था। मैं आपसे भी वही पूछना चाह रहा हूँ सर, जब ईआरसीपी की बात आती है तब तो आपके काले झंडे जायज है, जब ईआरसीपी की बात आती है तो आपके लिए मंत्री से कहना जायज है। सीएम साहब भी तो यहाँ आए थे, सेम यही कहानी दोहराई गई थी। अगर कोई ज्ञापन देने आता है तो उसको रोक लिया गया, किसी से सीएम साहब को मिलने नहीं दिया गया। और जब इतना बड़ा मुद्दा पाचना है, जिसको लेकर के अदालती लड़ाई लड़ी गई है, विधायक महोदय तो खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो क्या पाचना का पेश नहीं सुलझाया जा सकता था? देखो साहब, ऐसा है, सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। नहीं, प्रोटोकॉल तो गजेंद्र जी का भी था। किससे मिलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, वो एक तय होता है। नहीं, लेकिन वही चीज है सर, वो तो वही चीज आ रही है। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है। मैं पाचना पर ही बोलना चाहता हूँ। पाचना लगभग जो 2006-07 से 16 साल 18 साल हो गए जो है हो गए। 8 में जो है विधायक रामकेश मीणा जीत करके आए बसपा से और कांग्रेस में शामिल हुए, और उस समय ये मुद्दा भरपूर रहा। किरोड़ी लाल जी ने जो है पिलौदा में आके बहुत बड़ी सभा की थी इस मुद्दे को लेकर के, और वहाँ के जो उधर गुडला के जो किसान थे, उनका एक ही वो था कि भाई हमको जो है उतना पानी हमको भी मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र को जितना कमांड एरिया को पानी सिंचाई के लिए मिलता है। तो उस चीज को मान करके और एक जो है कमेटी बैठाई और योजना के लिए भाई कि कहना उस लिफ्ट परियोजना के माध्यम से आपको पानी हम जो है देंगे, और उस पर जो है बजट भी दे दिया, उस पर जो है एक तरह से काम भी शुरू हो गया। अब इस मुद्दे को लेकर के वो काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? वो बीजेपी की गवर्नमेंट में काम पूरा नहीं हुआ। 5 साल तो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर गई, और इसके बाद फिर ये कांग्रेस भी काम कर गई। अब इस कांग्रेस के इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री तक से इस बात के लिए बिल्कुल खफा है कि इस मुद्दे को इस एरिया में बिल्कुल ऐसे लटका रखा है जैसे फांसी पे लटका। अच्छा, विधायक महोदय सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, विधायक सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? विधायक ने तो बहुत प्रयास करे, वो उसको कोर्ट में भी ले गए, और जो है न्यायालय से उन्होंने उसको मांगा भी है, और उसमें विचार दिन हो गए, लेकिन वो एक वो तो कानूनी दावपेच है। समस्या का अदालत का फैसला भी आ गया। नहीं, समस्या का निदान अदालत का फैसला आ गया, लेकिन अब अदालत के फैसले को उस पे वो कौन करेगा साहब? प्रशासन अप्लाई नहीं कर अप्लाई कैसे कर पाएगा जब पूरी तरह से जनता वहाँ खिलाफ है? जब आप क्या जनता को मरवाओगे क्या? और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं ना कहीं दो समुदायों का एक मामला बनकर तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इतने बड़े जो है योजना, इतने करोड़ रुपए अपन बहुत सी योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं, तो एक क्या लिफ्ट परियोजना को अपन पूर्ण नहीं कर सकते? अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहां पहले 5 गांव या 8 गांव का मुद्दा था, अब वहां वो है 38 गांव का मुद्दा हो गया लगभग। तो 38 के 48 हो जाओ, पानी तो देना है, जितना हिस्सा इधर मिलेगा जितना हिस्सा उधर मिलेगा, तो आपत्ति क्या हो रही है उसपे? भाई केवल मूंछों की एक लड़ाई बना दिया। हाँ, मूंछों की, 2 समुदायों की, 2 समुदाय 2 जातियों को इसमें राजनीतिक तौर पे लड़ाने का काम भी हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूर्ण करके और अदालत की जो आदेश है उसकी पालना करवानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि पाचना का पेच सुलझना चाहिए। आप अभी कह रहे हैं हमने 16,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए वहां दे दिए ईआरसीपी के लिए। लिफ्ट परियोजना के लिए मेरे ख्याल से मेरे कांग्रेसी भाइयों को मालूम होगा कितना पैसे की जरूरत होती, शायद वो परियोजना के बाद में तो उन्होंने दूसरी डिमांड और रख दी किसानों ने। किसानों ने वो जो लोग थे ना, राजनीतिक मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया उसको भी। देखिए, परियोजना पे तो बहुत काम भी हो चुका। बिल्कुल। आप जरा आदरणीय अजय जी,
अभी मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा बहुत बड़ा काम सर कर चुका। सर मेरा ये मानना है, से राजनीतिक मुद्दा बना दिया इन्हीं लोगों ने। नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने, विधायक भाई, ने, करौली के विधायक महोदय ने, अब सभी ने मिलजुल कर बहुत अच्छा सरकार प्रयास किया। कांग्रेस की, मैं कह रहा हूँ लिफ्ट परियोजना पर बहुत हद तक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, सरकार बहुत बड़ा काम कर चुकी। आप लोग जाकर के, और कल की तारीख में सुबह आप गाड़ी लेकर के जाओ और जाकर के आप देखो, वापस से उन्होंने जो वहां के इर्द गिर्द के जो गांव थे ना, पहले उनकी कहानी थी, अब हमारे बीजेपी वाले भाइयों ने क्या कर दिया वहां पर, हमारे और भाइयों को भी भाई पानी दो आप। अरे भाई ठीक है, पहले आपकी डिमांड ये थी, अब आप 39 हो गए। हाँ, अब ठीक है, उस पर भी कर रही है हमारी सरकार काम। अदालत ने भी ये कहा है कि देखिए अजय जी, अजय जी, इसका मतलब ये थोड़ी होगा अजय जी, आप बना करके भेजो भाई अब ये हर चीज सरकार की इच्छा शक्ति से जैसलमेर में पानी पहुंचता है, गंगा नहर आती है, गंगा नदी से पानी आता है। मैं कांग्रेस बीजेपी बात कांग्रेस बीजेपी नहीं हो रही, बात हो रही है किसानों के मुद्दे की, बात हो रही है किसानों के हित की, बात हो रही है किसानों के लिए पानी की। मैं किसानों के लिए लिफ्ट, मैं एक मिनट, किसानों के लिए लिफ्ट परियोजना अगर पूरी हो जाती पांचना के लिए, क्या चंबल का पानी, जब चंबल की पाइपलाइन हम डाल रहे हैं, मान लो कोई सरकार गलती करती है हमको सुधारने का, ये चंबल का पाइपलाइन पानी आता, चंबल का पानी पांचना में जाता, पांचना का पानी या नहरों में आता, पांचना का पानी से सब होते हैं, तो क्या पानी, ये पानी नहरों में नहीं आता पानी। यही कह रहे हैं, इससे इनकार कौन कर रहा है? नहीं, इनकार नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ इन्होंने प्रयास नहीं किया। पांचना का पेज सुलझ जाएगा तो ये ERCP का मुद्दा कहां से आएगा? मतलब आपको अजय जी, इसका मतलब हमारे आदरणीय भाई साहब को व्हाट इज ERCP ये नहीं पता। अच्छा, अब एक मुद्दे पर आऊंगा। नहीं, मुद्दे पे आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो इश्यू नहीं है। अब पूरे एक चीज के बारे में बात करते हैं, एक चीज के बारे में। सर प्लीज, आप स्थानीय मुद्दों पर बात करिए, अब आप स्थानीय मुद्दों पर बात करिए। देखिए, इनको इस बारे में जानकारी, देखिए विधानसभा, सर प्लीज, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और स्थानीय मुद्दे जो है ना वो ज्यादा हावी रहेंगे। बात करें बिजली की, देखिए पिछले 1.5 साल से 2 साल से प्रदेश की जनता इस बात को रो रही है कि साहब आप बिजली की उपलब्धता क्यों नहीं कर पाए। रिपोर्ट भी आती है कि साहब समय रहते शायद सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अगर सरकार ध्यान देती तो शायद बिजली की जो समस्या है उससे आज इतना नहीं जूझना पड़ता। अब कुछ चीजें और निकल करके सामने आती हैं कि जो सौगातें मिल रही है, जनता के दिमाग में एक सवाल है कि साहब 4 साल से सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही, चाहे विधायक है चाहे मुख्यमंत्री है। पायलट के बीच में 2 खेमों में कांग्रेस बट करके रह गई और विधायक अपने आप को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मानने लग गए। जितनी सौगातें लास्ट टाइम में आपने चुनावी टाइम पर दी है, क्या ये सौगातें पहले नहीं दी जा सकती थी? चाहे वो सड़कों की बात कर लो या अन्य घोषणाओं की बात कर लो या रेवड़ी बांटने की बात कर लो, जितनी गहलोत साहब ने सौगातें दी, आखिर 4 साल पहले इन पर काम शुरू क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सरकार के अंतिम साल में काम ज्यादा तेज गति से हो रहे हैं, पर आपको ये बात पता है 2018 में सरकार आई, 2019 में कोविड आ गया। हाँ, लोग जान पे खेल रहे थे, लोगों की जीवन बचाना मुख्य उनका उद्देश्य था। गहलोत साहब ने कोरोना का प्रबंधन करके राजस्थान के लोगों का जीवन बचाया। कोरोना में हमारे 3 साल निकल गए, या हम योजना बनाते या बातें करते या राजनीति करते, हमारा उद्देश्य केवल कोविड से लोगों को बचाना था। कोविड में सरकार जूझ रही थी, काम करने का समय कहाँ मिला? काम करने का समय अभी पिछली साल मिला, जो इतिहास बना दिया गहलोत साहब ने काम करने का। चिरंजीवी बीमा देश का इतिहास बना, कोरोना मैनेजमेंट पूरे इंडिया में आदर्श बना। आप कैसी बात करते हो? प्रधानमंत्री जी ने उसकी तारीफ की। कोरोना में गंगापुर सेवा समिति बनी, गंगापुर में विधायक जी ने कोरोना में कितना बड़ा काम किया, गहलोत साहब ने उसको एप्रिशिएट किया। आज इंदिरा रसोई चल रही है, राजस्थान में एकमात्र उदाहरण है जो हम फ्री में खाना खिलाते हैं। जो लाभार्थी से 8 रुपए लिया जाता है वो भी गंगापुर सेवा समिति उसका खर्चा उठाती है। आज सुबह से शाम तक खाने वालों की लाइन लगी रहती है, और जो रसोई का जो खर्चा आता है 1 लाख रुपए महीने, विधायक जी अपनी विधानसभा की पेंशन से उसको दे रहे हैं। काम कौन सा नहीं हो रहा? अब आप कहते हैं कि सरकार अंतिम साल में काम कर रही है, ये कोविड की वजह से संभव हुआ। अब दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है, अब शुरू से ही बड़े द्रुत गति से काम होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अच्छा, अब जाते जाते एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, हम इस शहर के नागरिक भी हैं। जिला बन गया, ये सबसे बढ़िया सौगात मिली।
अधिकारियों ने काम करना भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनको जमीन भी मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा। और हम कहीं ना कहीं खुशकिस्मत भी हैं कि एक तो हमारे यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जो आई है वो महिला आई है और एक बहुत एग्रेसिव महिला है, काम करने की उनमें क्षमता भी है, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है। और मैंने अब तक सुना है कि विधायक महोदय ब्यूरोक्रेट्स के जो मामले हैं उनमें ज्यादा दखलंदाजी वो करते भी नहीं है, फ्रीडम देते हैं। आने वाले चुनावों में अनिल सर, सबसे पहला आपसे सवाल, आने वाले चुनावों में स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे बीजेपी की तरफ से? देखिए, स्थानीय मुद्दे बिजली पानी सड़क का मुद्दा तो ही है, गंगापुर सिटी की आप स्थिति दे रहे हो, कानून व्यवस्था ही है। दूसरी वाली बात आपने जैसा कहा, अधिकारी का काम दखलंदाजी करते ही नहीं करते, ये तो आप मीडिया वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। कई बातें मेरा फिर भी मानना है कि जब आचार संहिता अगले महीने लग जाएगी, हाँ बिल्कुल, सितंबर में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 4 अक्टूबर की तो अखबार में दी है, मेरे ख्याल सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर में जब भी लगेगी, अधिकारियों की कार्यशैली जब आचार संहिता लग जाएगी, जब मालूम पड़ेगा कि कार्य करने की क्षमता है। अभी अधिकारी, मेरा मानना यह है कि बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, उनको काम करने की लिबर्टी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं। तो सत्ता आपकी आएगी तब आप भी हावी हो जाओगे साहब? जी नहीं, हम लोग तो लोकतंत्र में जनता की आवाज मानते हैं, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। हमारे यहाँ पर सरकार दबाव नहीं डाला जाता है अधिकारियों के ऊपर। आज वर्तमान में कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर कोई काम करने में समर्थ है ही नहीं। सड़क बड़ा मुद्दा गंगापुर में रही है, कोशिश पूरी की, घोषणाएं बहुत हुई, पिछले साल 25 किलोमीटर की 67 सड़कें, इस बार भी खूब सड़कें आई, लेकिन धरातल पर अगर बनेंगी नहीं, काम नहीं होगा, तो जनता में गलत मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं काम नहीं हो रहा? नहीं, पूछ रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं नहीं, कि अगर नहीं हुआ, आपने अभी तक गंगापुर के कितने वार्डों को घूम के देख लिया? कई वार्डों को 38 से ज्यादा सड़कें बन भी चुकी हैं, ना। मैं वही तो कह रहा हूं, करोड़ों रुपए की सड़कें, और वो भी 9-9 इंची की सड़कें बनी है, जिसपे फुटबॉल खेल लो। ये हमारे बीजेपी वाले भाइयों को सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, सब पे जाके अपना आराम से क्रिकेट खेलो और फुटबॉल खेल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड नंबर 12 में आ जाओ, वार्ड नंबर 57 हो जाओ, और आपके बीजेपी के वार्ड भी, आप सुनो, बीजेपी के जो वार्ड है ना, बीजेपी के हमारे भाइयों के वार्ड है, उनमें भी निष्पक्षता के साथ में और सड़कें बनी, अभी सड़कों का अभी काम रेगुलर चल रहा है। नहीं, ये तो हम भी कहेंगे, सड़कों का काम चालू है, रेगुलर काम चल रहा है। आप क्या सुनना चाह रहे हो? किस क्षेत्र में विधायक साहब ने काम नहीं? नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं आपसे, आप मत बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बताइए, बहुत सालों से पहले भी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, पहले भी जब ये विधायक बने थे तो वो सिलापट्टी का भी टूट गई और वो रेलवे का महूकला अंडरपास है वो भी खत्म सा हो गया। कहाँ गया वो पैसा? खुर्द-बुर्द गया, वो अलग चीज है, क्योंकि कई बार विधायक साहब भी सफाई दे चुके हैं। नहीं, वो सफाई सबको पता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने वही कहा, प्रयास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, परिणाम पर ध्यान देते हैं। महूकला अंडरपास की बजट में घोषणा हो गई, 9 करोड़ 87 लाख। मैंने भी कई बार विधायक महोदय से पूछा, उन्होंने कहा कि अजय जी टेंडर भी हो गए, सारा काम हो गया और मानसून खत्म होते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे लोगों से? देखो, ऐसा है, क्लियर कट आश्वासन की कोई बात ही नहीं है। हमारा काम तो करने का है, ठीक है। आश्वासन देने का काम हमारे विधायक महोदय ने तो कभी किया ही नहीं है। उन्होंने जो जिम्मेदारी ठानी है ना मन में, उसको पूरी दृढ़ता के साथ में फील्ड पे और धरातल पर एप्लीकेबल किया है। ठीक है। 5 साल महूकला अंडर साल पर बीजेपी की सत्ता रह गई। हाँ। इन्होंने क्या करा? रह सकते थे ना, सरकार इनकी ऊपर भी थी, सरकार नीचे भी थी, डबल इंजन थी। हाँ। क्या करा? सिवाय टीका टिप्पणी के अलावा इनसे कुछ काम नहीं हुआ। अब आप देखो, 9 करोड़, हाँ, इन्होंने चिट्ठी लिखी, उसको कैंसिल कराया। एसडीएम साहब के, एसडीएम ऑफिस के अंदर में वो सारी चिट्ठियां लिखी हुई है, कल ही जाकर के आप देख लेना आप। इसके अलावा जो पैसा पूर्व में आया था, विधायक महोदय ने, रामकेश जी मीणा साहब जब पहले विधायक थे 8 से 13 में, उस समय जो पैसा आया, वो चिट्ठी आज भी एसडीएम ऑफिस में रखी हुई है, कल जाकर के आप देख लेना इन्होंने उस पैसे को क्या किया। वो ये चीज, एक मिनट आदरणीय भाई साहब, अब हमारा काम क्या था? इसकी घोषणा करी, उसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी आदरणीय सीएम साहब ने, उसकी वित्तीय स्वीकृति दे करके रेलवे बोर्ड को
पैसा भी दे दिया। पहले रेलवे ने ये बोला कि नहीं नहीं साहब हमारे को तो पूरा ही पैसा दो। अब आपको पता है फाइनेंस के काम होते हैं, बड़े लेवल के काम होते हैं। विधायक साहब ने अपनी पूरी मेहनत से उस पैसे को भी राज्य सरकार में जो भी उनको कोई नियम बदलवाने थे उन्होंने वो तक प्रयास करके और उन्होंने उस पैसे को पूरे को रेलवे बोर्ड को दे दिए। अब काम किसका है? नहीं, आप तो मुझे ये बताइए, जनता अब काम जो किसका है? नहीं, वो रेलवे का है। किसका है? अब रेलवे को करना है, रेलवे का है ना। फिर क्या दिक्कत है? अब काम कब शुरू हो जाएगा? बताऊं सर, मैं बताऊं बताइए। इनके पास काम ही नहीं बताने के लिए। ये लो 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। आज ही रेलवे अधिकारियों से एमएलए साहब की बात हुई है। ठेकेदार का भरतपुर काम चल रहा है, 2-3 दिन में उसका सारा सामान आ जाएगा। बरसात की वजह से जो रुकावट थी वो डिले था, काम बिल्कुल धरातल पे आ जाएगा और 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। हम बात करें अब सड़कों की, आप सड़कों की बात नहीं, मैं बताऊंगा सड़कों के बारे में। नहीं, मैं कितनी सड़कें दी हैं आप बताऊं? नहीं, आप बिल्कुल आप सुनना सर, नहीं सर, सड़कें दिए हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बताऊं, ये भी बताऊं। नहीं बीरू भाई, अलग अलग नहीं सर, प्लीज प्लीज अलग अलग मुद्दों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, छोटी छोटी चीजें। अरे मुझे मालूम है सर, मैं कई बार, हमारे पास है, हमने कई बार डाल चुके हैं और बता भी चुके हैं लोगों को विशेषण। देखिए पानी, अब बात करते हैं सड़कों का हो गया, मऊकल अंडरपास बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, आपके प्रयास थे या पूर्व बीजेपी सरकार के प्रयास थे, चंबल का पानी जैसे तैसे आया भी, लोगों को मिला भी, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। ये आपको भी पता है गंगापुर को रिक्वायरमेंट कितनी है और मिल रहा कितना है चंबल का पानी। अभी हाल ही में 15 करोड़ रुपए के समथिंग तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं विधायक महोदय कि साहब मैं वाटर पंप सेट भी बढ़ाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पिछली साल ही गया था सर मैं तो। आप जाके देखो चंबल बीच में, चंबल मेन जहां से बहती है 30 फुट नीचे बहती है चंबल, ऊपर से बीच में इंटेक वेल बन चुका है, काम चल रहा है। 15 करोड़ रुपए का काम करीब 10 करोड़ का काम हो चुका है। अगर वो कंप्लीट बन जाएगा, जैसे सूरज इधर से निकलता है, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक चंबल बहेगी, जब तक 3 मंजिल पे पानी आ जाएगा। इतना भी मत कहो सर, अभी तो 4 दिन पहले तो पैसा आया है, आप कह रहे हो कि 10 करोड़ खर्च भी हो गया। अरे सर प्लीज प्लीज, तथ्यात्मक रिपोर्ट। ऐसा है भाई, कोविड के बाद बड़ी तेजी से काम हो रहा है ना कांग्रेस में। आप जाकर देखो, अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे पानी की जो समस्या है, विधायक महोदय से मेरी कई बार बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इसका समस्या का स्थायी समाधान ऐसा करूंगा कि वो आने वाले समय में कोई समस्या नहीं आएगी और सिर्फ 5 MLD या 7 MLD नहीं, गंगापुर को उतना पानी मिलेगा कि वो लोग परेशान नहीं होंगे, रोज पानी मिलेगा लगभग। तो उसको लेकर के कितना काम चल रहा है? बिल्कुल। देखो ऐसा है जी कि जो है चंबल परियोजना का पानी अगर पूर्ण रूप से आएगा तो पानी तो इतना ही आएगा कि आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो है अधिकारियों की उसमें जो है मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से नहीं है। गदला पानी भी आ रहा है, हो सकता है बरसात की वजह से आ रहा है वो, तो ये बीमारियों की जो उल्टी दस्त हो रहे हैं ना, तो उसी का कारण है। दूसरा ये है कि जो डेवलपमेंट की योजनाओं पर चुनावी मुद्दा रहेंगे और निश्चित रूप से ये चीजें बोलेंगे, बनती हैं। जाति विशेष पे अपन वोट देंगे और किस देंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन लगभग 30 से 40% वोट जो है विकास के लिए भी होता है कुछ लोगों के नहीं, लोग उसी को ज्यादा जानते हैं और उस पर जो है वो उनका मन भी पलटता है और इधर से उधर भी होते हैं। जो है 10% तो वो अलग बात है कि हमें तो साहब अनिल को देना है तो देना ही है, वो अलग चीज है। तो उसमें मुद्दे जो आएंगे वो मेन रूप से शहरी क्षेत्र के लिए मैं बता दूं, एक तो शेवर लाइन का आएगा, सीवरेज का। तो सीवरेज का क्या है कि अभी पूरी तरह से कोई उसका जो है ढांचा ढंग से कंप्लीट नहीं बन पाया और प्रयास भी खूब किए हैं, फटकार भी खूब लगाई, पेलेंटी भी खूब बड़ी लगा दी। तेजी से काम भी कर रही है, लेकिन कहीं कहीं वो काम भी फेल हो रहा है। ये है सड़कों का जो रहा कि सड़कों को डेवलप, अभी 60 वार्ड है और एक वार्ड में लगभग 7 से 8 सड़क है। आप ये मानिए तो 60 वार्ड में कितनी सड़कें होगी? 500 सड़कें होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब 68 सड़कें सारी खराब है। हाँ, सीवरेज ने सब और नहीं, सीवरेज ने कर दी। दूसरी जो नई कॉलोनियां है उनमें सड़कें ही नहीं है ना। तो अब 500 सड़कों में से 68 सड़कें या 100 सड़कें या 200 बना दी हमने, लेकिन उन सड़कों को अपन ने कॉलोनियों पे ज्यादा डेवलपमेंट किया। शहर की जो मुख्य पॉइंट की जो सड़कें हैं या गड्ढे हैं उन पे अपन ध्यान नहीं दे पाए, एक मुद्दा वो भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि धूंधेसर जैसा एक पर्यटन स्थल 5 मिनट आप ज्वाइन कर जिले के लिए, ये जो मुद्दे हैं बिल्कुल अब खत्म करेंगे। धूंधेसर जैसा केवल 5 मिनट। हाँ आ जाइए। एक पर्यटन स्थल
जो है डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर उस पर कुछ न कुछ जो है कोटा जो है राशि उस धुंधेश्वर धाम के लिए अलॉट करानी चाहिए। निश्चित रूप से हम विधायक से भी ये अपील करते हैं कि इसी बजट में मतलब इसी दरियाम अगर वो कराएंगे तो एक वहां पर जो है जिले के हिसाब से बहुत बड़ा जो है अपन को एक स्टेचर्स और एक पर्यटन स्थल मिल सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, कुछ बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में मुख्य रूप से बोले। मनोज जी एक सवाल जी बताएं आप क्या कहते हैं। कि मेरा कार्य के बारे में तो ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक जरूर दूंगा कि विधायक साहब निश्चित तौर पर काम करने की उनकी शैली है जो एक विशिष्ट प्रकार की है, लेकिन जो समस्या है ना, एक समस्या यह है कि जिन व्यक्तियों ने विधायक साहब को वोट दिए, जो व्यक्ति विधायक साहब के साथ में सुख दुख में खड़े रहे, मेरा यह मानना है कि उन व्यक्तियों विधायक साहब को उन व्यक्ति से दूर करने का प्रयास किया गया। मेरा मानना है जिन व्यक्तियों ने वोट दिया ना, आज हमारी पार्टी से निकले हुए लोगों ने विधायक साहब को घेर रखा है। अच्छा, जो किसी कारण से नाराज हो गए, जो मूल वोटर थे विधायक साहब के, आपने किनको दिया वोट? मूल वोटर नहीं, ये मूल वोटर ये कोई विषय नहीं। मूल वोटर थे ना, ये ज्वाइनिंग करना नहीं करना ये तो देखो चलता रहता है। जो मूल वोटर थे ना विधायक साहब के, सुनो एक मिनट सर, नहीं देखो ये मूल वोटर थे ना, आपके पास में तो आपके पास नहीं सुनो आदरणीय भाई साहब, मेरा निवेदन सुनो, ये इन्हीं के पास में सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन है जो पूरे देश के अंदर में पूरे कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लोगों को लेकर के और उनको पूरा की पूरा धो करके उन्होंने स्वच्छ बना दिया। अगर हमारे पास कोई भाई आ जाए, हमारे पास कोई भाई आ जाए तो वो गुनाह हो जाता है। ये क्या बात हुई है? नहीं, ये गलत है। आप अनिल जी, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, हम समझ रहे हैं आपकी इच्छा शक्ति विधायक जी के काम से प्रभावित होकर हमारी तरफ डाइवर्ट होने की है। बिल्कुल आप पधारो, आपका स्वागत है, आपकी बिल्कुल हम आपकी हर चीज का सम्मान, किसी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात विकास की, अब का चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा। जिले की घोषणा हो चाहे जिला अस्पताल की घोषणा हो, मेरे को तो मैं आपको बताना चाहता हूं मुद्दे रहे नहीं, विकास के मुद्दे। अब हम सीवर लाइन की बात करें तो सीवर लाइन का काम द्रुत गति से चल रहा है और मुख्य सड़कें जो सीवर लाइन को करनी थी, इसीलिए मुख्य सड़कें हमने नहीं की। वार्डों में काम हुए, 208 सड़कें बनी हैं 28 करोड़ रुपए की। अब सीवर लाइन का काम चल रहा है, विधायक जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारी सड़कें निश्चित रूप से चुनाव से पहले बनाने का प्रयास करेंगे। सीवर लाइन के जो है ना, वो पानी जो निकाला जाता है नालियों में निकाला जाता है, सफाई होती है। अच्छा अब है ना, देखिए सीवरेज का जो ना सर, अगर सीवरेज के काम को सबको पता होता है कि जब सीवरेज का काम कोई भी शहर में चलता है ना, अरे नहीं सर, उसमें तो हाँ, सुनो आप, देखो राज्य की राजधानी हो कहीं पर भी हाँ। हो। अच्छा, आप जाते जाते है ना बहुत जेन्युइन से एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक तो जो लोगों के दिल में मलाल है और जो लोग हमेशा पूछते हैं, वो हमारी भी एक शिकायत रहती है, विधायक महोदय मीडिया से दूरी क्यों रखते हैं और लोगों से आसानी से जल्दी से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? नहीं, ऐसा आपके मन में है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मीडिया से दूरी रखने का तो कभी विधायक महोदय ने कभी ऐसा अपना सोचा ही नहीं। अच्छा। उनको दिखावा पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो अपने आप को स्वच्छ छवि का रह करके और झूठ नहीं बोलने वाला बन करके, जो दुनिया को झूठा शीशा दिखाता है ना, ऐसा आदमी वो अपने आप में वो चरित्र रखते नहीं है। इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल कि भाई मेरे को काम में विश्वास है, मेरे को काम करना है और मैं काम करूंगा तो मेरा अपने आप ही भगवान नाम करेगा। वो ईश्वरवादी। अच्छा, आगामी चुनावों में दावा तो है ही, टीआरपी तो उनकी इस समय बहुत ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मीडिया भी कह रहा है, सर्वे भी इस बात को बता रहे हैं कि साहब टीआरपी बहुत ऊपर है उनकी। टिकट कांग्रेस से मांग रहे हैं, फिर निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि उनकी तो किस्मत भी ऐसी रही है कि जब टिकट से चुनाव लड़ा है तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? ये आगे आने वाला, ये नहीं, ये आगे आने वाला जो समीकरण है ना, ये वही निर्धारित करेगा। और ये पक्की बात है, क्या निर्धारित करेगा? कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अरे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ में, बहुत बड़े वोटों के अंतर से हम लोग जीत करके आएंगे, ये हम आपको बताएंगे। ये जनता भी यही है, ये जनता देख चुकी है कि चाल चरित्र और चेहरा कितना फर्क है लोगों के अंदर में। हाँ बेद जी, ऐसा है साहब कि कांग्रेस से बहुत लोग पहले तो मुझे बताओ। नहीं, बहुत लोग मांग रहे हैं, दिया है, नहीं टिकट मांग रहे हैं, बहुत टिकट मांग रहे हैं। उनके साथ रहते हैं वो, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि 14 लोग भरतपुर मेरे साथ गए और 14 लोगों ने टिकट मांगा। अच्छा।
तो एक ही गाड़ी में गए यूं मान लो, बिल्कुल। तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं और है, कांग्रेस में ये लोकतंत्र है। है। हाँ, लोकतंत्र। लेकिन अच्छा, कांग्रेस में मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हो सकता है कि विकास में या क्षेत्र के विकास में या जिला बनाने में या और डेवलपमेंट करने में 5 साल बहुत से कार्यकर्ताओं से दूर रहे। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको अवॉर्ड सा किया उन्होंने, तो उसका खामियाजा हो सकता है उनको आने वाले चुनाव में अगर पार्टी से टिकट मिले तो वो झेलना पड़ सकता एक माइनस पॉइंट तो है। है। मैं मतलब चश्मा चढ़ाकर बात नहीं करता, मैं साफ गोई से बात करता हूँ किसी भी चीज को। ये है। दूसरा ये है कि नए कितने जोड़े हैं उन्होंने, ये डिपेंड करेगा। अब आम मतदाता कौन किसकी तरफ जाएगा ये तो चुनाव के वक्त ही तय होता है। चलिए वीरू भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो विधायक महोदय के बारे में कही भी जाती है, हम भी बेबाक तरीके से उनसे पूछते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो भी बेबाक तरीके से जो बात है ना वो जेन्युइन कह देते हैं बिना लाग लपेट के। आगामी फ्यूचर विधायक महोदय का क्या देख रहे हैं? टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या बिना टिकट के लड़ेंगे? टिकट पे लड़ते हैं तो उनकी किस्मत खराब रहती है, बिना टिकट लड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, या फिर दावेदार बहुत हैं? और क्योंकि ये जो चुनाव है बड़ा क्रूशियल होने वाला है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए क्रूशियल होने वाला है, दावेदार बहुत बड़े बड़े हैं, और कहीं ना कहीं अब ऊपर से भी ये खबर आ रही है, हाईकमान भी ये कह चुका है कि विधायकों का काम जो है वो उतना सराहनीय नहीं रहा, और हो सकता है 70% विधायकों के टिकट कट जाएं। आपका मन, आपका जो फीडबैक है वो क्या कह रहा है? गंगापुर में ऐतिहासिक काम हुए हैं, आप खुद जानते हो, आप मीडिया से जुड़े हुए, उनकी टीआरपी कितनी है, और 100% कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा है। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। किसी दूसरे आदमी को टिकट देगी, उसका साथ देंगे, कांग्रेस का काम करेंगे। जो हम जिस कांग्रेस की सेवा करिए, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं देगी तो जो जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका काम करेंगे। नहीं तो मुझे ये बताइए, क्या निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय अब जब हम कांग्रेस से मांग रहे हैं, अब कल को आप ये प्रश्न कर दो बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, आप बीजेपी के लिए बात कर दो, जनता दल से बात कर दो। वर्तमान में कांग्रेस नहीं कि कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे हैं। हाँ। अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या 100% कांग्रेस से टिकट मिलेगा। विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा चुके, और उन्होंने जिला बनाने की बात में कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसका पारितोषिक देगी। लेकिन अगर किसी कारण से टिकट नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे काम पे विश्वास है, विधायक जी के काम पे विश्वास है, कांग्रेस से टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। ऐसा है साहब कि हमारे जो मुखिया हैं सीएम गहलोत साहब, वो वादा खिलाफी नहीं है। नहीं, एक चीज अगर एक बार उन्होंने कुछ विशेष कृपा है उनकी राम की, उन्होंने एक बार आश्वासन 2008 में उन्होंने आश्वासन दिया कि आपने मेरा साथ दिया है, तो 13 में उनको टिकट दिया। अब 2018 में फिर गहलोत का साथ दिया है रामकेश जी ने, तो गहलोत तो मैं मानता हूं जहां तक है टिकट रामकेश जी को ही देंगे। ठीक है। जाते जाते अनिल भाई आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, बीजेपी के पास मुद्दे हैं या खत्म हो गए? देखिए सर, राजनीति में मुद्दे हमेशा तलाशे जाते हैं। अच्छा, आप हर कदम पे चलोगे कोई ना कोई मुद्दा आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर। मुद्दे अगर जिंदा नहीं है तो राजनीति बिल्कुल राजनीति नहीं होगी, और मुद्दे जैसे आपको मालूम है बनाए जाते हैं। आपके बीजेपी में तो 18 आदमियों की लिस्ट आ रही है साहब। सर इतने मैंने सारे दावेदार। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। अब पार्टी किसको देती है, क्या सोच के देती है, ये पार्टी निर्णय करेगी। पूर्व विधायक मान सिंह गुजर, आप क्या सोचते हो हाँ वो बताइए ना भाई। आप क्या मानते हैं? पूर्व विधायक मान सिंह गुजर का पिछला कार्यकाल है, उसको देखते हुए, पिछली हार को देखते हुए, किन चीजों को देखते हुए पार्टी जो है भरोसा जताएगी विधायक मान सिंह गुजर पर, या फिर किसी नए चेहरे को तलाश करेगी? मैं ना तो मान सिंह जी के लिए कुछ बोलूंगा, न किसी के लिए बोलूंगा। पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ दूंगा। और विधायक मान सिंह गुजर को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो पार्टी का साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पार्टी के निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वो तो उनका तो भाजपा के लिए बहुत उद्यमान है। वो तो मेरा मानना ये है कि पार्टी को उन्होंने संगठन बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 5 साल 10 साल आपने लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, हर मुद्दे से जुड़े हुए हैं, इसलिए टिकट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, वो पार्टी सोचेगी। चलिए, कुल मिलाकर के ये थी साहब जो चर्चा का लब्बो लबाव निकल करके ये निकला है कि ये अपनी योजनाएं गिनाएंगे, अपने काम जो है वो दिखाएंगे, और वो दिखाना जरूरी भी है क्योंकि पिछले 5 साल में सत्ता इनकी थी, सरकार इनकी थी, विधायक इनके थे, काम करने का पूरा फ्रीडम इनको मिला है। अगर इन्होंने काम किया होगा तो जनता इनके नाम पर मोहर लगाएगी, और अगर ये काम नहीं कर पाए तो ये ध्यान रखना, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है, जनता नकार देगी।
जनता सिरे से खारिज कर देगी। अगर आपने झूठ बोला है, फरेब की राजनीति की है, तो वो जनता को नजर आती है। लेकिन अगर वास्तविकता में धरातल पर आपने काम किया है तो जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम चलेगी। जुनून की बात है, पागलपन की बात है कि किस हद तक जाकर के आप काम करते हैं। राजनीति में सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई किस तरीके से काम करता है, कोई किस तरीके से काम करता है, लेकिन जनता वही चीज देखती है आपने कितना हमारे लिए किया है और आगे आने वाले दिनों में आपका विजन है क्या, वो भी जनता कहीं ना कहीं देखती है। मैंने हमेशा एक चीज महसूस की है और जो मैं हमेशा कई बार भी कह चुका हूं, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विधायक वो है जो दिन रात लोगों के साथ में, लोगों के बीच में रहता है, और एक विधायक वो है जो समय समय आने पर लोगों के बीच में जाता है, लोगों से दो टप्पे की बात की और एक दूरी बना लेता है। लोग इन चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं, लोग इन चीजों को भी देखते हैं। आप हमारे सुख में, दुख में, किन चीजों में हमारे साथ में आए, कब आप हमें खड़े मिले हो। दूसरी बात, लोग ये भी देखते हैं कि जब मुझे जरूरत थी तब आप मेरे साथ खड़े नहीं थे। समाज और समुदाय जो है वो कई धड़ों में बटे हुए होते हैं और अब चर्चाएं जो होती है ना, वो चौराहों पर, नुक्कड़ों पर होती है और सरकारें वहीं से बनती है। कुल मिलाकर के ये है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। जनता बहुत कुछ समझती है, लेकिन आने वाले चुनावों में राजनीति क्या करवट लेगी। और ये सिर्फ एक गंगापुर का बात नहीं है, पूरे राजस्थान में इस समय चुनावी समर जो है ना, वो ऐसा बन चुका है जलजली की तरह। बीजेपी को ढूंढने से मुद्दे नहीं मिल रहे और कांग्रेस ये सोच रही है कि आखिरी 4 साल में आखिरी साल में जो हमने किया है, इनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, राहत कैंप कैसे लगाए जाए, 1,33,00,000 महिलाओं तक मोबाइल कैसे पहुंचाए जाए, चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को कैसे मिले, फूड पैकेट कैसे मिले, कोई विवाद खड़ा ना हो। तो कई चीजें हैं, बिल्कुल होंगी सर, ये स्वाभाविक सी बात है। सबको आप खुश भी नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन असली जो चाबी है ना, वो जनता के हाथ में है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने आकर के बहुत स्वस्थ डिबेट की आज और बहुत मजा भी आया, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात है, आज लोग जम के जुड़े, लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया, लोग बहुत जम करके जुड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हम इस शहर के नागरिक भी हैं। इसके सुख के, दुख के, विकास के बारे में सोचना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। विधायक महोदय भी इस बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब वो नहीं सोचते हैं, बस सबका तरीका अलग अलग है, सबका फंडा अलग अलग होता है, वो चीज है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? भाई विधायक नहीं सोचते तो क्या बिल्कुल जिला बनता क्या? या और विधायक जी की इच्छा शक्ति नहीं होती तो विकास के काम इतने बड़े काम होते क्या। और बिल्कुल मैं तो जनता से क्या कहना चाहूंगा, जनता से ये कहना चाहूंगा, विकास के नाम पर, शहर के विकास के नाम पर वोट करें और जो विकास करे उसके आगे मोहर लगाएं। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। हाँ सर, बिल्कुल जाति के चक्कर में, जाति विशेष के चक्कर में न पड़े और जो इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास कर सके उसके लिए समर्थन करें। मेरा विकेश भाई, इंसान को पहचानने की जरूरत है। कौन आदमी सही बोल करके काम को करता है, कौन आदमी बरगला करके केवल बरगलाने का ही काम करता है, दूसरा कोई काम करता नहीं है। वैसे मैं समझता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा हो चुका है। आदरणीय विधायक महोदय बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे, ऐसा और एक नई कहानी लिखेंगे विकास की 100%, कहीं कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है अनिल भाई, आपकी उम्मीदें कहाँ हैं? हमारी उम्मीदें तो भाई जनता परिवर्तन चाह रही है, सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर है और आने वाला विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सारे सर्वे करें, सारे न्यूज चैनल सारे सर्वे करेंगे, आने वाली सरकार भारतीय, सारी भारतीय जनता पार्टी, सर्वे तो सारे के सारे सब गलत बता रहे हैं आप। सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है सर। और निश्चित तौर पर जब भी आप, और दूसरी बात आपने कहा विधायक, मेरा ये मानना है जो भी कैंडिडेट जिसको भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले, किसी को कांग्रेस का मिले, कोई बसपा से मिले, मेरा ये मानना है कि उन सारे टिकट जो भी मांग रहे हैं, वो जिनको टिकट मिलता है, आप उनके डिबेट कराइए। कौन मैदान में आपके सामने खड़ा होता है, कौन जनता का पक्ष रखता है, कोई एजेंडा लेकर आइए। और मेरा तो फिर भी मानना है कि मैं आपके सामने एक बात कहता हूँ, ये तीनों भाई बैठे हुए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अकेला हूँ, तीनों, मैं कहता हूँ कि एक बार, ऐसे क्यों समझ रहे हो आप? नहीं मैं मतलब मुद्दों पर बात करो ना, क्या दिक्कत आ रही है आप? मेरा ये मानना है कि एक दिन आप जिस प्रकार से आपने हमको बिठाया है, आदरणीय विधायक रामकेश जी को बिठा लीजिएगा और एक तरफ
आदरणीय वर्तमान में पूर्व विधायक मान सिंह जी को बैठा लिएगा। मैं कहता हूं, मैं विधायक मान सिंह जी की तरफ से मैं कहता हूं कि वो आप जब बुलाओगे वो आने को तैयार है। आप एक बार उनकी डिबेट कराइएगा और जनता पक्ष विपक्ष में नए मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं आपस में चर्चा हो जाएगी, काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं, देखिए एक दो बराबर के कद्दा पर नेता खड़े होंगे तो आपस में बात बताएंगे क्या कमी अच्छी आएगी। मैं इनसे कहता हूं कि अपने आप बात करिएगा। मैं मान सिंह जी की तरफ से कहता हूं कि वो आप जब भी चाहोगे वो आएंगे डिबेट के लिए। चलिए, कुल मिलाकर के आमने सामने मंच लगते थे साहब। हाँ। एक जमाना था, आप इनसे पूछ लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चेहरा कोई है नहीं, सब पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने पहले भी कहा था, इतना कुछ दे दिया गहलोत साहब ने कि बीजेपी के पास में मुद्दे ही नहीं बचे। समस्या तो ये है। और अब देखते हैं। अच्छा, आज का मैं उदाहरण दूं अनिल भाई, नहीं बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता डिबेट में, लेकिन मैंने आज 4 लोगों को, बीजेपी वालों को यहाँ बुलाया था। आप ताज्जुब करोगे, उन्होंने एक ने भी, जबकि टाइम सबने दिया था। और डिबेट सर चैनल पर चलती है, लोग देखते हैं, आप हंसी का पात्र बनते हो, अगर नहीं आते तो आप मना कर दें। लेकिन उनमें से एक भी शख्स नहीं आया। मैं तो धन्यवाद दूंगा अनिल भाई को कि कम से कम वो एंड टाइम पर जयपुर से अभी आए। उनके पास तुरंत बात करने के लिए जगह ही नहीं बची। इस बात में बिल्कुल जो है कि उन्होंने तुरंत उनका यहाँ नहीं आना इस बात को सिद्ध करता है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको बात करने के लिए कोई उनके पास विषय ही नहीं है। विधायक जी ने इतने काम कर दिए, कांग्रेस सरकार ने इतने काम कर दिए, वो क्या बात करेंगे। खुद बीजेपी वाले जो इसलिए नहीं आए कि आज वो खुद मान रहे हैं कि जो केंद्र के सहकारिता और गृह मंत्री आए वो उनकी झोली में कुछ भी पटक। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, मेरा भी दिल ये कहता है, देखिए मैं इस बात को पता नहीं आप किस रूप में लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं दामन तो खाली रहा। जितनी उम्मीदें थी ना सनम तुमसे, तुम तो बड़े बेवफा निकले। मुश्किल से हाँ, खुद इतने बड़े अजय जी खुद रमेश मीणा को आपके चैनल पे ये स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है वो ERC हाँ घोषणा कर। यह सबका थोड़ा प्रश्न यही था। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, देश का मैं गृह मंत्री, देश सुपर PM, जिस तरह से कोई भी आए, किसी भी पार्टी का है, शहर के लोगों के एक बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, देश के गृह मंत्री आएंगे 10 साल से खाली, ये दुर्भाग्य। 10 साल से दौसा गंगापुर पे काम कर रहे हैं और 3 बार इन्होंने ट्रायल कर लिया। तो गंगापुर तक, लालसोट तक ही ट्रेन चला दो, क्यों नहीं चला रहे? तो पूरा ट्रैक ही खराब हो जाएगा जब चलाएंगे। के लिए खाद के लिए कुछ। अच्छा, कुल मिलाकर ये है कि जनता के नोटिस में सारी चीजें हैं, जनता सब समझती भी है, जनता को सब पता है कहां से क्या आ रहा है। आगे आने वाले राजनीतिक चुनावों में और आने वाले चुनावों में अभी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी और समय समय पर। और मैं तो आपसे भी कहूंगा सर, तीनों कांग्रेस के यहाँ बैठे हैं, क्योंकि विधायक जो है ना, पूर्व विधायक मान सिंह जी, वो तो कई बार चैलेंज कर चुके हैं रामकेश जी को कि आप आए और मेरे सामने डिबेट करें। सारे विधायक, 17 विधायकों को बैठाओ बीजेपी में जो टिकट नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। 17 विधायक आप कह रहे हैं, 17 लोग टिकट मांग रहे हैं, 17 को बैठाओ। हाँ, मैं तो सबको बुलाने को तैयार हूं, बिल्कुल। हाँ, उम्मीदवारों को बुला सकते हैं। अजय जी, डिबेट में 2 चीजें होती है सर, ये एक तो तर्क होता है और वितर्क होता है। तो मैंने ये देखा है कि राष्ट्रीय चैनलों तो पे भी वितर्क किए जाते हैं, तर्क नहीं किए जाते। बिल्कुल। चलिए, कुल मिलाकर के क्योंकि टाइम बहुत हो गया और हमारे दर्शक जो है ना, उनका भी नेट खत्म होने वाला है। बहुत सारे दर्शक ऐसे जो कहते हैं अजय जी कई बार लाइव बहुत लंबी चली जाती है, हमारा 2 GB नेट खत्म हो जाता है। लेकिन क्या करें साहब, एक ऐसा मात्र चैनल है जो कम से कम बहुत बड़े लेवल पर आपकी मुद्दे और आपकी बातों को उठाता है और लगातार हम उठाते रहेंगे इसी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से। आप कोई कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप जब राजनीति में लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, तो हम पर भी लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को निर्वहन करते हुए निष्पक्ष तरीके से मुद्दे, जनता की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, इनके विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे और बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम भी लेकर के आएंगे जब आमने सामने होंगे राजनीति के बड़े दिग्गज और बड़े पुरोधा जो अपनी बातें रखेंगे और जनता के सामने उनके दिमागों में चल रहे जो कौतूहल है, जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी दूर करेंगे। ये जो पैनल आज हमारे साथ था, इन सबका हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आज इन्होंने अपना वक्त दिया, अपनी बात को बेबाक तरीके से इन्होंने रखा। इसी तरह के और भी जो मुद्दे हैं वो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते रहें। और हाँ, मात्र एक ऐसा चैनल था जिसने आज वो पूरा प्रोग्राम लाइव आपको दिखाया था। इसके अलावा विधायक रामकेश मीणा की भी जो दिन भर की पल पल की अपडेट थी वो आज न्यूज़ 7 राजस्थान पर हमने
अपडेट की है, लगातार चलाई है। और हमारे बीरू जी भी ये कह रहे हैं कि आज तो जान जोखिम में डाल करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज 7 राजस्थान के जो इस प्रोग्राम को जावाज जो सिपाही जो इसका कवरेज कर रहे थे। बिल्कुल जो पुलिस की बस हमें गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस बस के बिल्कुल बगल बगल में बहुत तेज गति से 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर चलकर पूरी लाइव दिखा रहे थे। इसके लिए बहुत बहुत न्यूज 7 राजस्थान बधाई का पात्र है। नहीं, बिल्कुल, और इसी तरह दिखाते रहेंगे। और एक अच्छे मीडिया का फर्ज भी यही बनता है कि सटीक और सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपने देसी अंदाज में, अपनी खबर में, गांव और ढाणी की तमाम खबरें। तो कल फिर किसी और शख्सियत को लेकर के आपके सामने जरूर रूबरू होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।